एक तरफ आप बोलते हैं इश्क, एक तरफ आपने इतना गंभीर प्रश्न खड़ा कर दिया कि पेपर लीक का मामला रुकता क्यों नहीं। जहां तक इश्क की बात है, इश्क कोई एक तरफा विषय नहीं है, इश्क के बहुत मायने हैं। आपने कहा राजनीति का इश्क, राजनीति भी किसने किस संदर्भ में करनी है उसी में से निकलता है कि इनका इश्क क्या है। एक राजनीति होती है स्वार्थ की राजनीति, घर भरने की राजनीति और भोगने की राजनीति। कम से कम मेरा इश्क वो नहीं है। एक राजनीति होती है सेवा की राजनीति, जन सेवा, जिसमें आम जनता, गरीब जनता, उसका भला कैसे किया जाए ये भी राजनीति के माध्यम से हो सकता है। हाँ, मेरा वो इश्क है। मैं उस इश्क में पला हूं कि संवेदनशीलता, जनता में ये जो बहुत नीचे चला गया एक वर्ग, उसको कैसे उठाया जाए, ये मेरा इश्क है। अब जहां तक इश्क का विषय है, राजनीति का इश्क, मुझे इस संदर्भ में आप लेंगे तो अच्छा लगेगा। अब विषय है ये जो पेपर लीक। देखिए, परीक्षा एक योग्यता को मापने का पैमाना होता है। हमारी सरकार से पहले कांग्रेस की सरकारों में या उससे पहले की जो सरकारें हैं, उन सब सरकारों में ये विषय योग्यता को नापने का कहीं नजदीक भी नहीं था। उनको तो केवल अपने लोग कैसे वो आगे शासन में आए, कैसे वो कर्मचारी बने, कैसे उनके माध्यम से हम आनंद लें, कैसे राज को भोगें, ये सब वो करते रहे। हमने आने के बाद ये तय किया कि ये जो 35 साल सेवा करने वाला ये जो कर्मचारी है, जनता की सेवा करेगा, ये योग्यता के आधार पर आना चाहिए, ठीक व्यक्ति आना चाहिए, पारदर्शिता के तरीके से आना चाहिए। हमने सारे उसके प्रबंध किए। पहले जिन लोगों ने परीक्षाएं ली, उनकी परीक्षाएं जो भर्ती की कोर्ट्स में चैलेंज हुई, और कोर्ट में चैलेंज के बाद कुछ मानो 5-7 उन्होंने एफआईआर भी की, तो जिनके खिलाफ एफआईआर की उन्हीं को सुरक्षित बचा लिया गया, बेकसूर घोषित करा लिया गया, क्योंकि कोर्ट में भी आखिर प्ली करने वाले तो वही लोग हैं, हमने किस ढंग से करना, उनको बचा लिया गया। केवल 14 साल में 2001 से 2014 तक 6 मात्र एफआईआर हुई। हमने अभी 2014 से लेकर 2021 7 साल में 43 एफआईआर हुई, 43 एफआईआर। इसका मतलब यह है कि हम गलत काम को बर्दाश्त नहीं करते। उस 48 में भी 28 एफआईआर तो हमारे हरियाणा के अपने जो बच्चे यानी परीक्षा दे रहे थे वो हरियाणा सरकार के माध्यम से, और जो 15 है जो केंद्रीय ऐसे जो परीक्षा दी जाती है उसमें नकल के। हाँ, एक विषय आपने निकाला पेपर लीक। ये 3 प्रकार के ऐसे जो गलत काम परीक्षा देने वाले लोग करते हैं। एक है लीकेज, पेपर लीक, एक है पेपर आउट, और एक है नकल। पेपर लीक 28 या 29 जगह जो कहा जा रहा वो नहीं है। पेपर लीक 1 या 2 जगह पर तो पेपर लीक कह सकते हैं कि परीक्षा होने के बाद पहले ही पेपर बाहर हो गया और उस परीक्षा पत्र का आंसर की वो सर्कुलेट हो गई, ये है पेपर लीक। एक बार कोई परीक्षार्थी अपने एग्जामिनेशन हॉल में अंदर बैठ गया, वहां से पेपर की किसी प्रकार से लीक यानी चोरी करके वो सेंटर से बाहर आया है, वो है पेपर आउट। पेपर आउट की भी 3 घटनाएं हुई हैं। हमने चाहे पेपर आउट की घटनाएं हुई, चाहे पेपर लीक की घटनाएं हो गई, जैसे हमें पता लगा तुरंत हमने पूरा परीक्षा उसको कैंसिल कर दिया, रद्द कर दिया। जबकि ये लोग कभी परीक्षा कराते ही नहीं थे, केवल साक्षात के आधार के ऊपर हम अपने लोगों को किस प्रकार से अंदर डाल दें, चाहे वो पटवारी की, चाहे वो आपकी पीटीआई की भर्ती हो, चाहे आपकी आर्ट्स एंड क्राफ्ट टीचर की भर्ती हुई हो, चाहे वो क्लर्कों की भर्ती हुई हो, कितनी भर्तियां इनकी कोर्ट ने रद्द कर दी। लेकिन चूंकि मैं जानता हूं आप बड़े सेंसिटिव भी हैं, ये 28-29 बार आपको रद्द करना पड़ा? नहीं, केवल 3 बार हमने रद्द किया। 28 तो केसेज हैं, एफआईआर हैं, जिसमें इक्का दुक्का नकल के केसेज हैं। अच्छा। वो नकल के केसेस हमने एफआईआर की है। तो फिर ये ऑपोजिशन के लोग मैं लगातार देख रहा हूँ 28-29 मामले पेपर लीक के ये लगातार चिल्ला रहे हैं। आलोचना के लिए आलोचना करना, यानी खिलाफत करना, ये इनका फसाना है। भवन खुद जलाना है और उसके बाद खुद ही उसके ऊपर अफसोस मनाना है, यानी इस प्रकार का ये शोर करते हैं। नहीं तो ये पेपर लीक कितने हुए? जैसे मान लीजिए कि एग्जामिनेशन से पहले एक पेपर बाहर आ गया, 2 पेपर आउट, कुल मिला के 3 मामले। और परीक्षाएं रद्द कितनी हो गई? 3। मतलब अब तक 7 साल में सिर्फ 3 परीक्षाएं रद्द की हैं। हमने की हैं, रद्द होगी किसी बाहर के आदमी ने नहीं की हैं, इनकी सब कोर्ट ने रद्द की हैं। इन्होंने तो भर्ती करने के बाद कितने तमाशे किए।
बैकडोर एंट्री करते थे, रेगुलराइजेशन की पॉलिसी ले आते थे कि आज तक जितने आउटसोर्सिंग पार्ट 1 पार्ट 2 में किए हैं इनको रेगुलर कर दो। इन्होंने 1994 में, 2003 में, 2008 में, 2011 में, 2014 में, अल्टीमेटली 2007 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बैकडोर एंट्री बंद करो, किसी प्रकार की इस प्रकार की भर्तियां नहीं करेंगे। और जिस कारण से हाई कोर्ट ने भी इनकी 2014 की जो रेगुलराइजेशन पॉलिसी उसको रद्द किया, और उसके बाद तो कभी रेगुलेशन का कोई एक्ट, कोई पॉलिसी बनी ही नहीं है। लेकिन ये तो बड़ा गंभीर मसला है, क्योंकि एक जनरल परसेप्शन है, और हम लोग भी चूंकि आपको भी फॉलो करते हैं, हमारा काम ऑपोजिशन को भी फॉलो करना है। ये 28-29 का आंकड़ा लगातार चल रहा है। 28 एफआईआर हुई, 28 एफआईआर हुई है। 28 एफआईआर को ये कहते हैं सब पेपर लीक हो गया। पेपर लीक 1, पेपर आउट 2, बाकी सब एफआईआर हैं। एफआईआर का मतलब एक भी व्यक्ति कॉपिंग चीटिंग करता हुआ मिल गया तो उसके खिलाफ एफआईआर हुई है। हमारे पास सारा डाटा है, रिकॉर्ड है। आप 28 पेपर लीक की उनकी कहानी उनसे पूछो तो सही कि कौन कौन सा 28 पेपर है बताइए लीक कर। 28 एफआईआर को अगर वो पेपर लीक कहेंगे तो एक पेपर लीक जो अभी जो मसला चल रहा है, जो तत्काल ये एक पेपर लीक वाला मसला ये सिपाही का एक मसला है, जिसके अंदर 5000 सिपाहियों को चयन करने के लिए लगभग 6.5 लाख विद्यार्थियों ने परीक्षा दी, लेकिन एक दिन पहले ही वो पेपर आउट हो गया। अगले दिन वही पेपर आउट जो हुआ वो सर्कुलेट हुआ। हमने उस दिन सवेरे वाले उसमें तो नहीं की, हमने कहा चलो सायकाल वाले में और देख लेते हैं, सायकाल का पेपर अलग होता है, क्या अगर दोनों में लीक है तो सारा रद्द करेंगे। उसकी 8 तारीख को फिर 2 शिफ्टें थी, हमने 7 तारीख को शाम को जो है उन पेपर्स को 7 और 8 दोनों को रद्द कर दिया। ठीक है, और पेपर आउट का 2 हुआ, मतलब 2 उससे पहले पेपर आउट, एक है ग्राम सचिव का और एक दूसरा है ग्राम सचिव के अलावा शायद एएलएम जो लाइनमैन हैं बिजली बोर्ड के। तो ये 3 हुए, और रद्द भी 3 ही हुए। रद्द 3 हुए जो हमने किए। क्योंकि फिर मैं ऑपोजिशन से ये पूछूंगा कि फिर ये 28-29 की लिस्ट फिर आनी चाहिए। लाओ ना जी, बिल्कुल लेकर के आओ, क्योंकि मैं तो उसको बड़ा गंभीरता से ले रहा हूँ। बहुत झूठ, एकदम सरासर सफेद झूठ। अच्छा, ये एफआईआर हुई है, वो एफआईआर नंबर मैं दे सकता हूँ कि कहाँ किस किस विद्यार्थी के खिलाफ, किस किस परीक्षार्थी के खिलाफ हुई, कौन कौन पेपर देने गया। कुछ तो इम्पर्सोनेशन के हुए कि उसकी जगह पर दूसरा आदमी बैठ के पेपर देने चला गया, उनको भी पकड़ा हमने। वो तो इंडिविजुअल केस हुआ, इंडिविजुअल, वो तो मान लीजिए इंडिविजुअल केस है, और इंडिविजुअल एफआईआर भी हुआ। एफआईआर हुई है, एफआईआर हुई होगी, इंडिविजुअल हुई होगी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, चूंकि ये मसला इतना ज्यादा हो गया, और एक आपके ही मंत्रिमंडल में वरिष्ठ मंत्री हैं, ऑपोजिशन तो हल्ला कर रही थी, लेकिन ऑपोजिशन ने कभी भी पहले सीबीआई का जिक्र नहीं किया था। ये बात तब सामने आई जब अनिल विज साहब ने चिट्ठी लिख दी और ये जारी कर दिया कि सीबीआई की इंक्वायरी कराई जाए। मेरी अनिल विज साहब से बात हुई होम मिनिस्टर से। आखिर मैं मुख्यमंत्री हूं तो अपने गृह मंत्री के साथ लगातार बात करता रहता हूं। हम लोगों ने कहा कि अगर हमारी पुलिस वहां तक नहीं पहुंचती है, आखिर तक पुलिस नहीं पहुंचती है, तो अंत में हमको अगर सीबीआई की भी जांच के लिए कहना पड़ेगा तो कहेंगे। लेकिन मुझे संतोष है इस बात का कि हमारी पुलिस वहां उस लेवल तक पहुंच गई जहां ये पेपर छपाई हुई, जहां से ये पेन ड्राइव के अंदर ये आगे दिया गया, इसको 5 लाख रुपए में बेचा गया, जम्मू से बिका, जम्मू के बाद ये कश्मीर गया, कश्मीर में दूसरे ने खरीदा, 5 लाख से 10 लाख में खरीदा, 10 से फिर वो 20 लाख और 1 करोड़ रुपए तक वहां आकर के वो पेन ड्राइव हरियाणा में बिका। 26 लोग उसमें अरेस्ट हो चुके हैं, इसलिए सारा वो पर्दाफाश हो चुका है। अब जो प्रिंटिंग के बाद आगे उसके सूत्र कहां हैं, उन मालिकों तक, या बीच में एक आध कड़ी ऐसी है जो लोग गिरफ्तार करने के लिए हमको जगह जगह उसके छापे मारने पड़ रहे हैं, वो गिरफ्तार नहीं हो रहा। ये सब अंत तक हम पहुंच गए हैं, इसलिए इस पूरा पर्दाफाश इसका हो चुका है। कहीं भी इसमें जिसकी भी संलिप्तता पाई जाएगी उसको आखिर तक पहुंच करके उसको सजा दिलाई जाएगी। मतलब सीबीआई की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आगे पहुंचने में कहीं कोई ऐसा डेड एंड आ गया, मान लो डेड एंड आने के बाद हमारी पुलिस के काबू में नहीं आया, तो हम किसी और बड़ी एजेंसी को भी दे सकते हैं। क्योंकि हुड्डा साहब को मैंने सदन के अंदर आपके साथ ही बातचीत के क्रम में सुना, वो कह रहे थे कि चूंकि ये इंटर स्टेट मसला हो गया है तो बेहतर है कि एक ऐसी एजेंसी को दे दिया जाए। इंटर स्टेट में भी पुलिस की कोऑर्डिनेशन होती है, डीजीपी लेवल से डीजीपी लेवल तक, वहां की सीआईडी से हमारे सीआईडी के, इनके सबके कोऑर्डिनेशन होते हैं। और आखिर जो आसपास के स्टेट्स होते हैं इनका तो हमारे कई मसलों में कोऑर्डिनेशन है। इसके जो आपका नारकोटिक्स है इसके अंदर भी होता है, स्मगलिंग ऑफ ड्रग्स इसमें भी होता है, जो टेररिज्म है इसके अंदर भी कोऑर्डिनेशन है। तो ये कोऑर्डिनेशन के माध्यम से हमारी आसपास की स्टेट्स की पुलिस सब एक दूसरे के साथ मिल करके इन चीजों की खोज करती है। एक बड़ा मसला है जब पेपर जैसे मान लीजिए लीक हो जाए या आउट हो जाए
और परीक्षा कैंसिल करनी पड़ती है। और आपको पता है कि जो बेरोजगारी का मसला है, तमाम कोई भी है जो बच्चा वो चाहता है नौकरी में जाए। अब एक तो वो बेरोजगार है, उसने पढ़ाई भी की तो अपना समय भी लगाया, पैसे भी खर्च किए, और सब आदमी तो लखपति करोड़पति नहीं है, बहुत ही गरीब परिवार से भी लोग आते हैं। परीक्षा रद्द हो गई, वो गया सेंटर पे, उसमें खर्च हुआ, वो मतलब फॉर्म भरा, उसमें खर्च हुआ। हालांकि इस मसले को ना तो मैंने सरकार की तरफ से और ना ही विपक्ष की तरफ से, विपक्ष की जवाबदेही थी इस मसले को सदन में लाना, सरकार के संज्ञान में जो उसका मौलिक कार्य है, लेकिन मैंने देखा नहीं किसी ने इस मसले को उठाया। जब कभी कोई परीक्षा रद्द होती है, बड़े घराने के लड़के हैं कोई बात नहीं, लेकिन जो गरीब या पिछड़े या सामाजिक तौर पर पिछड़े हैं, आर्थिक तौर पे हैं, उनको जो नुकसान होता है, क्या उसकी भरपाई के बारे में सरकार कभी सोचती है? देखिए, पहली बात तो शशि जी ने ये देखिए कि इस पेपर को रद्द न करते तो क्या होता, गलत लोगों की एंट्री हो जाती, ये तो सारे रह जाते जो होशियार बालक थे। इसलिए उन सब बालकों का जो डिजर्व करते हैं उनको न्याय मिला, पहला विषय तो ये, वो गरीब भी हो सकता है, अमीर भी हो सकता है। दूसरा, हमने ये तय किया है कि अगर किसी कारण से उनके 2 महीने 4 महीने बाद दोबारा से जब परीक्षा हम घोषित करेंगे, दोबारा से अगर फार्म भरवाएंगे तो उनसे हम किसी प्रकार की फीस नहीं लेंगे। पहली बात तो यह है कि हमको इन्हीं को मान्य करना या नए सिरे से ऐड करना जरूरी नहीं, नए सिरे ऐड करना, हम इनकी परीक्षा भी दोबारा एक स्वच्छ ढंग से ले सकते हैं, क्योंकि इसमें किसी परीक्षा देने वाले ने ऐसा दोष नहीं किया, ये दोष तो बाहर के लोगों ने किया है। हाँ, तो इसमें से कुछ लोग ऐसे परीक्षा देने वाले थे जो इस लालच में उन लोगों को पैसे अपने दे चुके। अब वो परीक्षा के अंदर अगर उनकी नकल नहीं चली तो उनको नुकसान हो गया। वो तो नुकसान, और हो तो बेहतर है, अच्छा है, ऐसा आदमी अगर होता तो अच्छी बात है। तो ऐसे जो नई परीक्षा देने के लिए चाहे यही हम रखेंगे रजिस्ट्रेशन, तो भी इनका पैसा नहीं लगेगा, नई रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी तो भी इनसे पैसा नहीं लिया जाएगा जिन्होंने पैसा पहले भर रखा है। और अब आगे तो हम 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं, अभी तक तो लागू नहीं हुआ, लेकिन अगली ग्रुप सी और डी में हम 1 टाइम रजिस्ट्रेशन और एक नेशनल टेस्ट एजेंसी के माध्यम से टेस्ट लेना, वो सब कर रहे हैं। उसमें तो एक परीक्षा जो होगी 3 साल तक लागू रहेगी, वो मेरिट लिस्ट बन जाएगा, वो मेरिट लिस्ट 3 साल के लिए, और उस आधार पे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हो या जहां भी हो, हर साल एक नया एग्जाम होगा, उसके अंदर मिक्स होता जाएगा। 3 साल पहले वाले बाहर होते जाएंगे, अगले 3 साल में जो आए हैं वो उनके क्रमबद्ध तरीके से मेरिट लिस्ट पे मिलता चला हिसाब से, जैसे एस्टेट होता था पहले, अब एस्टेट तो सारी लाइफ के लिए कर दिया, पहले वो 5 साल के लिए होता था, अब ये हमने 3 साल के लिए एक नया टेस्ट की परंपरा चालू कर रहे हैं, ताकि 3 साल में एक ही बार उसको किसी भी फार्म भर के या उसका जो खर्चा होता है वो करना पड़ेगा। तो एक बड़ी बात जो मैं समझ पा रहा हूं, क्योंकि मैं जनहित से जुड़े हुए मसले पे आपसे बातचीत करने के लिए हूं यहाँ पर, ये जो अभी एग्जाम कैंसिल हुआ, जिसे रद्द किया आपने, इसमें जो भी परीक्षार्थी हैं, चाहे नया रजिस्ट्रेशन हो या सरकार पुराने वाले को ही माने, खर्च नहीं करना पड़ेगा। जिन्होंने पहले फार्म भर रखा उनको खर्च नहीं करना पड़ेगा। हाँ, जो पहले से फॉर्म भर, नया फार्म भरा और इसमें जो नए लोग आते हैं तो उनको पैसा देना पड़ेगा, लेकिन पुराने वाले को पैसा नहीं देना पड़ेगा, यानी आर्थिक भार उन पे नहीं पड़ेगा। ये आप इसकी घोषणा कर रहे हैं? आप नहीं, बिल्कुल मैं घोषणा कर चुका हूँ विधानसभा में ये जी। हाँ, तो ये मतलब ठीक है। हाँ, सीबीआई, मेरा तो इसमें कहना ये है, हम तो फिर भी इन नौजवानों का भविष्य खराब ना हो, इनके साल खराब ना हो, हम उसकी चिंता कर रहे हैं, इसलिए रद्द कर रहे हैं। ये लोग तो ऐसे अनाप शनाप ढंग से पहले भर्तियां करते थे, और कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जब वो 8-10 साल नौकरी करते करते हो जाता था, उसके बाद उसको बाहर करते थे, उसका आगे भविष्य भी खत्म हो जाता था, ओवरेज हो जाते थे। यानी इन्होंने आर्ट एंड क्राफ्ट की, सुप्रीम कोर्ट ने भर्तियां रद्द की, जो पीटीआई की वो सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की, इवन जेबीटीज के जो इनकी भर्तियां हुई थी, इम्पर्सोनेशन, यानी पेपर किसी का है और उसकी जगह कोई जाके बैठ गया, उनके भी हमने अंगूठे और सिग्नेचर के मैचिंग करा करके, और बहुत बड़ा एक्सरसाइज हमने की, उसमें से जो लोग ठीक थे उनको नौकरी हमने आके दी, बाकी सारे बाहर हुए। और वो भी चूंकि जेबीटी टीचर्स उसके अंदर अगर वो नहीं करते तो बहुत हजारों ऐसे लोग थे जिनका भविष्य ही खराब हो जाता। चलिए, चूंकि हम जब युवाओं की बात और परीक्षार्थी और नौकरी और बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, एक बड़ा मसला अभी हाल फिलहाल में आया कि जो बेरोजगारी दर को लेकर के एक आंकड़ा आया एक एजेंसी का, जिसमें ये कहा गया कि हरियाणा में बेरोजगारी दर पूरे इंडिया में नंबर 1 पर है। खट्टर साहब जो कहते हैं कि हमने हरियाणा को नंबर 1 बनाया हुआ है, तो यकीनन ये नंबर 1 है, और बेरोजगारी में नंबर 1 एक एजेंसी का एक आंकड़ा आया।
एक दूसरा भी आंकड़ा है जिसमें 9 पॉइंट, उस एजेंसी का नाम बता दीजिए क्या आपको जी वो एक आप भी कुछ उसका नाम रखते हैं, CIM कुछ CMIE, उसका कुछ फुल फॉर्म भी रखते हैं आप? वो है कुछ आपके पास क्या है? आप तो पहुंचा हुआ नाम? नहीं, नाम का मतलब एजेंसी तो वही है। उसने कहा कि हरियाणा में सबसे ज्यादा पूरे देश में बेरोजगारी दर है। दूसरी एजेंसी है वो ये कहती है, CMIE जो है, जो मैं जिसका जिक्र कर रहा था, दूसरी है वो कहती है कि 9.9% बेरोजगारी है, नेशनल एवरेज 13.3 है। हरियाणा में नौकरी का मसला, आपको याद है पिछली बार जब आपकी सरकार थी पिछले टेन्योर में, तो आपकी पॉपुलैरिटी का एक बड़ा मसला था न खर्ची न पर्ची। इस बार उसके आगे बढ़ना होगा। 2 साल दिवाली में पटाखे छूटेंगे आपके 2 साल वाले। अब ये बेरोजगारी का एक मसला बहुत बड़ा मसला है, इसको कैसे टैकल करेंगे? 7 साल लगभग आपको होने को आए। देखिए, बेरोजगारी बहुत थी और हमने लगभग पिछले 7 साल में 13 लाख लोगों को रोजगार दिया है। अब हर साल लगभग 2 लाख लोग ऐसे होते हैं, रोजगार दिया माने उनके लिए अवसर पैदा किए हैं। सरकारी नौकरी इतनी नहीं होती, सरकारी नौकरी तो साल में 10 से 15 हजार निकलती है। हमने पिछले टर्म में 80,000 लोगों को नौकरी दी थी। अब कोविड के कारण से स्पीड थोड़ी 2 साल कम रही है, इसमें 12-13 हजार लोगों को नौकरी दे पाए हैं। लेकिन ये पिछले 2 साल की कमी हम आगे अगले 3 साल के अंदर पूरा करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि इस बार फिर 70, 75, 80 हजार नौकरियां हम साल में सरकारी नौकरियां दे पाए, वो चाहे ग्रुप C की हैं, D की हैं, A की हैं, B की हैं, सब तरह की। लेकिन प्राइवेट नौकरियों में जो इन्वेस्टमेंट के नाते से, खास करके MSME में बहुत लोग हैं जो छोटे छोटे अपने अपने उद्योग लगा रहे हैं, उनको सुविधाएं मिल रही हैं। स्टार्टअप भी बहुत आ रहे हैं, यानी जॉब सीकर की बजाय जॉब गिवर, इस नाते से बहुत लोग लाइन में आ रहे हैं। इसलिए कोई बेरोजगारी का बहुत बड़ा हताशा भरा कोई आंकड़ा ये जो CMIE का कह रहे हैं, ये सरासर एक गैर जिम्मेदाराना ये एजेंसी है, जिसको मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस स्पॉन्सर्ड है। कांग्रेस स्पॉन्सर्ड इसलिए कि इसके जो CEO हैं मिस्टर शाह, पूरा नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, वो मिस्टर शाह यानी चिदम्बरम के जानकार व्यक्ति हैं। निफ्टी का जो एक कांड हुआ था, स्कैंडल हुआ था, उस निफ्टी स्कैंडल के वो कर्णधार हैं। 3 से 4 हजार करोड़ रुपए के वो एक प्रकार के कल्प्रिट उसमें पाए गए थे। इनके जो आगे उनके डायरेक्टर हैं वो भी कांग्रेस के मैनिफेस्टो कमेटी के व्यक्ति हैं। इसलिए CMI की किसी प्रकार के आंकड़े को छूने की जरूरत नहीं, हमारा कोई भरोसा नहीं है। वरना यही CMI एक समय 2015-16 में इन्होंने हरियाणा की जो बेरोजगारी दर है वो बहुत कम, मात्र 5-6% दिखा रखी है, और वही इस समय में 28-30% दिखाती है। अगर 28-30% को मान लिया जाता तो हर आदमी हमको बेरोजगार धर में आता निकट भविष्य में। हमारे अपने आंकड़े जो आपने कहा, केंद्र सरकार का एक आंकड़ा 9.9%, हाँ, वो सांख्यिकी केंद्र सरकार की एक है जिसका हर साल लेबर डिपार्टमेंट की ओर से वो पब्लिश होती है। सेंट्रल बल्कि जो आंकड़ा है केंद्र का वो 13 ऑल इंडिया का 13.3 है। हमारे यहाँ 9 पॉइंट समथिंग वो आया हुआ लोएस्ट, उत्तर भारत के जितने प्रांत हैं लोएस्ट बेरोजगारी हमारे यहाँ है। और एक और इससे आगे का आंकड़ा बताता हूँ। हमारे यहाँ हमने जो परिवार पहचान पत्र बनाया है, इस परिवार पहचान पत्र में हम उस व्यक्ति से पूछते हैं आप क्या काम करते हैं, आप बेरोजगार हैं या रोजगार आपके पास है, या आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर कुछ लगे हुए हैं, या विद्यार्थी हैं, या हाउसवाइफ हैं, या ऐसे लोगों में सिर्फ 6.1% लोग ऐसे हैं जो अपने आप को बेरोजगार बताते हैं। अब इतनी बेरोजगारी, अंडर एम्प्लॉयमेंट हो सकती है, यानी एक व्यक्ति आज एक काम करता है, पढ़ा लिखा है, वो शायद ग्रुप D की नौकरी लिए हुए है, वो कल को चाहता है मेरी ग्रुप C की बननी चाहिए, B की बननी चाहिए, मैं और आगे प्रोग्रेस करूं। ये बेरोजगार नहीं होते। बेरोजगारी वो जिसके पास कोई काम नहीं, आय का साधन ना हो, सीधी सीधी बात। अगर किसी के पास कम आय का साधन है, आगे बढ़ने की इच्छा सबकी है, सब आगे बढ़े। बल्कि आगे बढ़ने के लिए तो हमने कर्मचारियों को, अपने हरियाणा प्रदेश के कर्मचारियों को और छूट दी है। पहले कभी भी किसी नेक्स्ट पोस्ट, हायर पोस्ट के ऊपर अगर वो एग्जाम देना चाहते थे, उनको अपने मूल जो विभाग था उससे NOC लेनी पड़ती थी। हमने वो NOC खत्म कर दी। हमने कहा कि जस्ट यू हैव टू इन्फॉर्म टू योर डिपार्टमेंट, आप किसी भी एग्जाम में अपनी प्रोग्रेस करने के लिए, अपने आप को अपग्रेड करने के लिए आप नौकरी पर जाइए, कोई आपको ये कहने वाला नहीं कि आप क्यों गए। बहुत एतराज भी हमारे विभागों ने किया, हमने कहा नहीं, उसका एक राइट है,
अपने आप को अपग्रेड करने का, तो इसलिए वो एनओसी खत्म कर दिया हमने। नहीं मतलब उसको तो होना ही चाहिए। आजकल तो ट्रेन में और फ्लाइट में चलते हैं तो ऑटो अपग्रेडेशन हो जाता है। हो जाती है। अगर सीट खाली है और आप एलिजिबल है, आप क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं, पैसे जमा तो हो जाते हैं। तो फिर ये क्यों नहीं हो सकता है? हमने कर दिया। आपकी सरकार में सहयोगी पार्टी है जेजेपी। जब आपके खिलाफ पिछली बार चुनाव जब वो लोग लड़ रहे थे तो 75% रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर को बड़ा मुद्दा बनाया था। आपकी सरकार ने उसको मान भी लिया। लेकिन जैसे इस तरह की जो चीजें बनती हैं, वो सदन के अंदर जब आप लोग बातचीत करते हैं, किताबों में, इश्तिहार में, अखबार में दिखाई तो पड़ता है कि भाई ये हो गया 75% रिजर्वेशन फॉर हरियाणा यूथ इन प्राइवेट सेक्टर। जमीन पे वो दिखाई नहीं पड़ता है। अभी चौके वो कुछ देर पहले उसका एक्ट बना है, उस एक्ट में हमने प्रावधान कर दिया है। अगला स्टेप उसका यह है कि जितनी प्रदेश की एंटरप्रेन्योरशिप है, चाहे वो छोटी है चाहे बड़ी है, हम सबसे पहले उसका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, क्योंकि उसके लिए कोई समय लगता है इन चीजों को उतारने पर। जमीन उसका रजिस्ट्रेशन हम पोर्टल पर HUM हरियाणा उद्यम मेमोरेंडम HUM ये पोर्टल हमने बनाया है, सबका रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। कुछ समय में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। वर्तमान में जो लोग वहां लगे हुए हैं, सबसे पहले उसका डाटा हम लेंगे, वरना अगर वो डाटा नहीं लिया तो इस 75% को इंप्लीमेंट करना ही मुश्किल हो जाएगा। कुछ डिमांड इंडस्ट्री की ओर से आई है कि जो टेक्निकल स्टाफ है वो हमें उसमें से छूट दे दी जाए, क्योंकि टेक्निकल स्टाफ जिस टाइप का उनको चाहिए हो सकता है हरियाणा में उनको न मिले। उस पर विचार कर रहे हैं कि कुछ सालों तक हम ये जो उसका जो इनकम लेवल है, उसका जो स्टाफ का ग्रेडिंग करके कि जो टेक्निकल हाई टेक्निकल स्टाफ है उसमें उसको छूट दे करके जो लो लेवल पर है, ग्रुप डी का, ग्रुप सी का, इस लेवल के लोगों को हम 75% उसके ऊपर लागू करेंगे। लेकिन ये सारा प्रोसेस में है और मुझे लगता है कि 75% हम करेंगे तो हरियाणा में जितने लोग हैं उनको जरूर नौकरी मिलेगी। और अगर उद्योग को हरियाणा से लोग नहीं मिलते तो उनको फ्री है, दे आर फ्री टू हैव द अपॉइंटमेंट एनरोलमेंट फ्रॉम एनी स्टेट। उनको हरियाणा के लोग नहीं मिले तो मतलब जिस क्राइटेरिया में उनको चाहिए जॉब सीकर्स या स्टाफ चाहिए, वो अगर ना मिले तो वो फ्री है कि बाहर। जस्ट डिप्टी कमिश्नर को इन्फॉर्म करना है कि ये हमने तरीका अपनाया था, हमने एडवर्टाइजमेंट की थी, उसमें हरियाणा के लोग यहाँ से इतने आए, बाकी नहीं आए, तो डीसी को जस्ट इन्फॉर्म करेंगे और बाहर से ले सकते हैं। क्योंकि मैं एक बार गया हुआ था, रोहतक जींद वाले रोड पे मैं था, तो मुझे एक सज्जन बड़े मिल गए, यूथ ही थे। कहा कि सरकार इस तरह के फैसले तो ले आती है और फैसला आने के बाद नेताजी का, पार्टी का माल्यार्पण, स्वागत समारोह सब हो जाता है, लेकिन वो फैसला होता हुआ नहीं दिखता। नहीं हो रहा है। तो ये कब तक माने कि सर मतलब कि अब बहुत थोड़े समय तक उनका रजिस्ट्रेशन पूरा होता है, मतलब 1 साल के अंदर मान लें, 6 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर, यानी कि 2021-22 के शुरुआती दौर तक ये मतलब और हो जाएगा। तो टारगेट है कि 2024 के अंत तक एक भी व्यक्ति हरियाणा का बेरोजगार नहीं रहेगा। ये हमारा अगला टारगेट है। ठीक है, कितने तक? 2024 एंड तक। 2024 एंड तक। मतलब अगली बार जब आप इलेक्शन लड़ने जाएं, एक भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं रहेगा। मतलब समझ रहे हैं सर? आप समझ रहा हूँ। 6 लाख लोग हैं, उन 6 लाख को हम इतना फैलाव कर रहे हैं अपने उद्योग का, MSME का, इसका उसका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए। और हम तो अभी 1 लाख परिवार ऐसे ढूंढ रहे हैं जिनके घर में कमाई करने वाला कोई नहीं है या उनके पास काम नहीं है, उनको मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के अंतर्गत अभी इसी साल के अंदर काम देंगे 1 लाख लोगों। मतलब 2024 तक माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ये कह रहे हैं हरियाणा में कोई बेरोजगार नहीं रहेगा जो अपने आप को कहे मैं बेरोजगार हूँ। हाँ, अगर कोई व्यक्ति हम उसको काम बताते हैं वो काम नहीं करता है तो कहता मुझे ये काम नहीं चाहिए, उसको बेरोजगार नहीं मानेंगे। मतलब नीचे स्टार लगा के कंडीशन अप्लाइड। आज क्या है, आज स्थिति है हर किसी को मुझे गवर्नमेंट की नौकरी चाहिए, मुझे DC रेट चाहिए। आखिर उद्योग करने के लिए हमको जो लोग चाहिए, जिसके लिए मैंने 75% की रिजर्वेशन की है, वो अगर करते हैं एडवर्टाइजमेंट के हरियाणा के लोगों को लगाना चाहते हैं और व्यक्ति हरियाणा का वहां नहीं पहुंचता, इसका मतलब क्या है? हम मानेंगे उस समय कि एवरीबॉडी इज अच्छा, आप ये मान लेंगे एम्प्लॉयड। हाँ, मतलब आखिर जो आदमी काम उसको ऑफर कर रहे हैं और काम करने के लिए नहीं आता है, तो फिर ऐसे बेरोजगार जो जिन्होंने कुछ करना नहीं है उनके पीछे जबरदस्ती तो काम नहीं करा सकते। हमारे यहाँ राइट टू वर्क तो है कि कोई हमसे काम मांगे तो हम उसको काम देंगे, लेकिन ड्यूटी टू वर्क नहीं है कि हम जिसको कहें नहीं काम करो, जरूर करना पड़ेगा। ड्यूटी टू वर्क का कोई नहीं है। चलिए 2024 का हम भी इंतजार ही करेंगे सर। ये परिवार पहचान पत्र
अभी नीतीश जी आए हुए थे 10, 12, 15 लोगों को साथ में लेकर के, अपने उनके भतीजा तेजस्वी भी साथ में थे। प्रधानमंत्री जी के पास गए, कह रहे थे ये जो जनगणना है इसमें जाति आधारित होना चाहिए, और वो अपना डेलीगेशन लेके गए थे। तो मेरा मूड हो रहा था नीतीश जी को मैं फोन करूं कि आप एक बार मनोहर लाल जी से बात कर लीजिए, वो आपको एक बीच का रास्ता बता देंगे जहां मोदी जी के यहाँ जाना ही नहीं पड़ेगा। हम परिवार पहचान पत्र लागू कर लो, ये वहां जाने की जरूरत ही नहीं है, अपना तुम लागू कर लो। अब ये परिवार पहचान पत्र आपको मैं सुन रहा था 64 लाख परिवारों का रजिस्ट्रेशन कर लिया। तो ये तो आपने 2024 की तैयारी कर ली है, आपके पास एक एक व्यक्ति का डाटा होगा हमारे पास जी, यानी आपको पता होगा कौन वोट दे सकता है, कौन वोट नहीं दे सकता है। वोट का विषय नहीं है, कौन वोटर है कौन नहीं है ये जरूर पता होगा। और वो वोटर मनोहर लाल जी का सपोर्टर है कि नहीं, या बीजेपी का सपोर्टर है, रखने की जरूरत भाई नहीं। विपक्ष इसको लेकर के परेशान है, करता रहे, परेशानी होती रहे उसको। मुझे तो ये है कि मुझे काम इतना कर देना है कि हर व्यक्ति न चाहते हुए भी उसकी उंगली हमारी तरफ ही आए और कहीं जाए ही नहीं। हम काम इतने कर देंगे। हम जनहित के काम करने वाले हैं, हम वोट बैंक को तैयार करने वाले लोग नहीं हैं। जातियों के हिसाब से वोट बैंक तैयार करो, व्यवसाय के हिसाब से वोट बैंक तैयार करो, मोहल्लों के, इलाकों के, जिले के, ब्लॉक के हिसाब से वोट बैंक तैयार करो। नहीं, हम कहते हैं पूरा हरियाणा एक है, ये हरियाणा का मेरा पूरा परिवार है, हरियाणा एक, हरियाणा में एक। सब हरियाणवियों की चिंता करना, चाहे वो जन्म लेने वाला शिशु है और चाहे आयु को, पूरी आयु को प्राप्त होने वाला ऐसा व्यक्ति जो भगवान जिसको बुलाने वाला है, वहां तक एक एक व्यक्ति की चिंता करना, ये मेरा काम है। मैं ऑपोजिशन वालों को कह रहा था कि जब मनोहर लाल जी आए थे तो बहुत सारे लोग कहते थे अरे कितने दिन, 6 महीने चलेंगे, 1 साल चलेंगे, नॉन पॉलिटिकल आदमी है, ये तो प्रचारक है, ये तो संगठन वाले आदमी है। अब मैं उनसे मिलता हूं तो पूछता हूं कि अब क्या ख्याल है आपके बारे में, ये परिवार पहचान पत्र वाला ऐसा आपने इम्प्लीमेंट कर दिया कि पूरे हरियाणा का आंकड़ा आपके पास होगा। डर गए हैं। बीजेपी में वो आपकी वो लिस्ट बनती है, पन्ना वाला जो है, तो ये पन्ना ही वाला तो सरकारी पन्ना बना दिया आपने पूरे हरियाणा का। आखिर सरकार को डाटा लेने में दिक्कत क्या है? क्या सरकार को ये पता नहीं होना चाहिए कि मेरे प्रदेश में कौन व्यक्ति क्या करता है, किस परिवार की सोशो इकोनॉमिक पोजीशन क्या है, कौन सा परिवार क्या काम करता है? क्या उसका डाटा सरकार के पास नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, तो होना चाहिए, तो वो ले रहे हैं। आखिर पहले भी तो अगर हम अलग अलग टुकड़ों में जो हमारे पास डाटा रखा हुआ है, पीडीएस, सब परिवारों का डाटा हमारे पास है कि नहीं है, कितने सदस्य हैं परिवार में, कितनों का वो राशन लेता है, वही तो नहीं है ना जो राशन नहीं लेते। विद्यार्थी जितने सरकारी स्कूलों में है, प्राइवेट स्कूलों में, उनका एनरोलमेंट सब हमारे पास है कि नहीं है। ऐसे ही जो किसी भी स्कीम में, लेबर डिपार्टमेंट में, वो डाटा हमारे पास है कि नहीं है। मनरेगा में जितने रजिस्टर्ड हैं वो डाटा हमारे पास है कि नहीं करना पड़ेगा ना, अब तो सब एक साथ हो गया आपके पास। अलग अलग रहने से जो मिसयूज होता था, पैसे का भी मिसयूज होता था, स्कीमों का मिसयूज होता था, जो अनडिजर्विंग लोग वो डिजर्विंग लोगों की सारी योजनाओं का पैसा खुद खा जाते थे। कांग्रेस के लोग परेशान हैं कि ये जो सरकार इकट्ठा कर रही है डेटा, इसका इस्तेमाल अगले चुनाव में या बीजेपी अपने तरीके से कर लेगी। इसलिए परेशान नहीं है, वो परेशान इसलिए है कि ये जो सरकार सारा कुछ इकट्ठा कर लेगी तो जितना गोलमाल किया जाता है वो गोलमाल सारा उजागर हो जाएगा, और उस उजागर होने से हमारे लोग फंस जाएंगे, क्योंकि इन्हीं पाले हुए वो लोग हैं जो हर प्रकार के धंधे करते थे, हर प्रकार की कमीशनें लेते थे, 2 नंबर का धंधा करते थे, प्रॉपर्टीज, जमीनें किसके नाम क्या है, ये इनको जब इकट्ठा होकर एक जगह आ जाएगा तो इनको कम से कम हरियाणा में तो कोई बख्शेगा नहीं। हरियाणा से बाहर ये क्या कर रहे हैं वो बाहर वाले जाने, लेकिन अपने प्रदेश में किसी प्रकार की सुविधा कोई भी आदमी लेता है, कोई कंसेशन लेता है, कोई लाभ लेता है, उसको परिवार पहचान पत्र में रजिस्टर करके ही लेना होगा। हमारी कोई सेवा बिना परिवार पहचान पत्र के लेना चाहता है तो उसको कंसेशनल रेट पर नहीं मिलेगी, उसको पूरे दाम पर मिलेगी। मतलब बाध्य कराना ही कराना है। नहीं, पूरे दाम पर लेता है तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे अभी परीक्षा है, एग्जाम है, ये जो लोग भर्ती के लिए आते हैं, अब भर्ती में इनसे 500 रुपये लिया जाता है, लेकिन क्या खर्चा 500 रुपया होता है? ये 1500 से लेकर 2000 रुपये तक होता है। हम एक रेट वो तय कर देंगे कि जिसने परिवार पहचान पत्र नहीं बनाना वो पूरा खर्चा दे। हम एक्सचेकर के ऊपर, हरियाणा के एक्सचेकर के ऊपर किसी ऐसे आदमी का बोझ क्यों डालें, यानी उस आदमी का बोझ हरियाणा पर क्यों आए जिसकी जानकारी हमें नहीं है कि हरियाणा का है कि नहीं है।
हरियाणा का डोमिसाइल होना, हमको सरकार को जानकारी होना, ये इसमें क्या आपत्ति है? अच्छा, एक ऑन अ वेरी सीरियस नोट, ठीक है डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है विपक्ष की अपनी चिंताएं हैं, वो तो पॉलिटिक्स और ये सब चलता रहता है, हो सकता है उसका आप इस्तेमाल भी कर लें, लेकिन उस डेटा के सिक्योरिटी, क्योंकि साइबर क्राइम आजकल डेटा जिस तरीके से लीक होते हैं, क्योंकि उसमें उसका आधार नंबर, अकाउंट नंबर, तमाम तरह की चीजें उसमें होंगी, और डेटा आज की तारीख में जो सबसे बड़ा क्राइम होता है वो होता है डेटा का ही पूरा खेल है। ये जो टेलीफोन वाले लोग और ये सब जितना टेलीमार्केटिंग देखते हैं, डेटा आज की तारीख में इज द जमीन का टुकड़ा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आजकल, डेटा इज इंपॉर्टेंट, पूरा खेल उसी पर आधारित है। उसको कैसे आप इंश्योर करेंगे कि वो सिक्योर्ड रहेगा? देखिए, हाईएस्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी ऑफ आईटी डाटा, इसके मैकेनिज्म है बने हुए। आखिर तो सारे बैंक दुनिया भर के ये इस टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड हो गए हैं, उनका भी तो डाटा सिक्योर है। हमारे यहाँ आधार, इसका डाटा भी सिक्योर है, और हमने इस परिवार पहचान पत्र के सिस्टम में ऐसे ऐसे लोग एंगेज किए हैं जो इस सारी चीजों के तज्ञ हैं, एक्सपर्ट हैं, कि हमने टेक्नोलॉजिकली अपने आईटी डाटा को सिक्योरिटी कैसे की है, जो हाईएस्ट लेवल की सिक्योरिटी है वो हमने लागू की है। और इसमें कोई भी जरा भी यानी गड़बड़ करने वाला कोई डिपार्टमेंट का भी आदमी है, उसके लिए स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट वो हमने इस एक्ट में रखी है। इसलिए मतलब आप एश्योर्ड है? मैं एश्योर हूं कि हमने तो जो आधार बनाने वाले लोग हैं उस टेक्नोलॉजी के अंदर जो इन्वॉल्व थे उनको भी हायर किया हुआ है। इसलिए मैं कोई टेक्निकल आदमी नहीं हूं, उस चीज का मुझे ज्ञान नहीं हो सकता, मेरे किसी अधिकारी को ज्ञान नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन उसके टेक्निकल लेकिन एक्सपर्ट जो टेक्निकल एक्सपर्ट है वो तो हमारे पास है, वो सब कर रहे हैं। ठीक है। अब चूंकि ये एक आप पहचान पत्र, परिवार पहचान पत्र बना रहे हैं, तो जाहिर है कि आने वाले समय में आपको इसमें ये भी जानकारी हो जाएगी कि उस परिवार में कोई मृत्यु हुई है तो क्यों हुई है। अभी कोविड सेकंड फेज का दौर चला और एक बड़ा कंसर्न रहा, उस वक्त हम लोग आपसे भी बातचीत करते रहे, यदा कदा कई बार मदद भी मांगी है। एक बड़ा मसला पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है, हरियाणा में भी उठा और उठ रहा है कि बहुत सारी मौतें ऑक्सीजन के मिसमैनेजमेंट या ना होने की वजह से, जो शुरू में अफरा तफरी का माहौल था वो तो सबसे पहले ऑक्सीजन को ही लेकर के था। अब आप कहते हैं कि कोई भी मौत ऑक्सीजन की वजह से नहीं हुई है, तो ये इतनी जिम्मेवारी या गंभीरता या विद अथॉरिटी कैसे कह पाते हैं? एक बात शशि जी मैं बताना चाहता हूं कि कोविड में बहुत से पहलू थे कोविड पर ध्यान करने के लिए। वो सोशल भी थे, हेल्थ सर्विस भी थी, मेडिकल ग्राउंड पर भी था, प्राइवेट, सरकारी, बहुत से इन्वॉल्वमेंट सबकी हुई हुई थी। मैंने अगर अपनी इन्वॉल्वमेंट किसी एक विषय में पूरे उस कोविड में सारी चीजों का ध्यान में रखता ही था, रोजाना मीटिंग भी करते थे, हमारी जो हाई लेवल मीटिंग होती थी, लेकिन अगर एक विषय में मैं बहुत इंटरनली जाकर के इंटरफेयर करता था तो वो था ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन। रात को 11 बजे तक हमारे सारे अधिकारी क्या बैठे हैं, अमित अग्रवाल, ये रात को मैं इनको 10 से 11 बजे तक बुलाता था। मल्टीपल सोर्सेज से मैं डाटा लेता था, मंगवाता था कि किस हॉस्पिटल में कितने पेशेंट हैं और हर समय के पेशेंट, सुबह से लेकर शाम तक कितने पेशेंट वहां ऑक्सीजन पर हैं, कितने वहां वेंटिलेटर पर हैं, कितने आईसीयू में हैं, कितने जनरल बेड्स पर हैं। चारों प्रकार का डाटा हर अस्पताल का, एकदम संख्या तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हजारों हॉस्पिटल जो भी प्रदेश में हैं, शायद 8-10 हजार हॉस्पिटल होंगे सब जगह के, तो ऐसे सबके मिला करके ये मेरी जानकारी यहाँ आती थी। हम प्रतिदिन उस स्टेशन की कितनी रिक्वायरमेंट आज की रही है, अगले दिन उसमें 1-2% जोड़ करके भेजते थे। अगले दिन संख्या कम होती थी तब ऑक्सीजन कम करते थे। किसी स्टेशन पर ऑक्सीजन कम नहीं हुई। हाँ, 2-3 शिकायतें जो आई हैं उसके ऊपर हमने इंक्वायरी बैठाई है, 3-3 इंक्वायरी बैठाई है। मिसमैनेजमेंट का विषय एक जगह का आया है, मिसमैनेजमेंट ऑफ ऑक्सीजन, मिसमैनेजमेंट ऑफ देयर इंफ्रास्ट्रक्चर। मानो पेशेंट की वहां इलाज करने की स्थिति तो 10 की है, उन्होंने 20 भर्ती कर लिए, 25 भर्ती कर लिए, और लालच सबको होता है। और वहां पर मानो एक जगह से सोनी हॉस्पिटल हिसार की बात है, उनके पास सिलेंडर 20 है, और जिस दिन ये वहां घटना घटी है उस दिन की उनकी रिक्वायरमेंट 70-75 सिलेंडर की हो गई। अगर 20 सिलेंडर को वो बार बार भरेंगे, बार बार लाएंगे, ले जाएंगे, कहीं ना कहीं मिसमैनेज तो हो ही जाएगा। तो आपके पास 20 सिलेंडर हैं, 2 बार दिन में भरवाओ तो मैक्सिमम आपकी रिक्वायरमेंट 40 सिलेंडर तक आप जाओ। आप अन्यथा प्रबंध करो, पहले प्रबंध करना चाहिए। जिस रात की घटना हुई उन्होंने अपने एक्सपर्ट नहीं बुलाए,
क्योंकि हर बीमारी के समय में बीमारी उतार चढ़ाव होता रहता है। तो एक्सपर्ट्स होते हैं, ऑन कॉल डॉक्टर रहते हैं। कोई भी डॉक्टर हर अस्पताल में सिंगल डॉक्टर बैठता था नहीं है। ऑन कॉल जो डॉक्टर उनके यहाँ आते थे, उस रात को उन्होंने नहीं बुलाए, तो उसकी 3 इंक्वायरी आई हैं। तीनों इंक्वायरियों में एक ही बात है कि नेग्लिजेंस ऑफ डॉक्टर्स एंड सिस्टम, उसके कारण से उनके खिलाफ जो कार्रवाई होनी होगी होगी। ये ऑपोजिशन के लोग कहते हैं इसकी जांच करा दीजिए। हमने कह दिया हाई लेवल जांच कराएंगे, इसके आप हाई लेवल जांच कराएंगे। मान दिया, मैंने मान लिया। ठीक है। थर्ड वेव की भी बहुत बातचीत हो रही है। अभी प्रधानमंत्री जी को एक एक्सपर्ट कमेटी ने रिपोर्ट भी सबमिट किया है, जिसमें यह कहा गया है कि अक्टूबर एंड तक हो सकता है थर्ड वेव आए। कुछ देशों में तो आ भी गया और वहां कंप्लीट लॉकडाउन वाली स्थिति बनती जा रही है या बन भी गई है। थर्ड वेव, और उसमें भी ये कहा जा रहा है कि बच्चे ज्यादा शिकार हो सकते हैं। उसको लेकर के क्या तैयारी है? क्योंकि सेकेंड वेव में जो देखा गया, सिर्फ हरियाणा कोई एक्सेप्शन नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में देखा गया कि अचानक इतनी तेज गति से ये बीमारी बढ़ी कि एक सिस्टम कोलैप्स करने वाली हालत थी। इसमें सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन इसमें बहुत दोषी, मैं उसको नहीं मानता हूं, क्योंकि एक बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन हो गया था। उससे सीख करके थर्ड फेज का क्या इंतजाम है? शशि रंजनी, कहा जाता है होप फॉर द बेस्ट एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। हमने अपनी सब तैयारियां कर ली हैं, जो भी कोई स्थिति बनेगी, क्योंकि पहली वेव से दूसरी वेव जितनी जल्दी में तेजी में आई और जितना बड़ा मैग्नीट्यूड एकदम 5 गुना हो गया था, तो उसमें बड़ी हमें एक सीख मिली कि ये सारी चीजों के लिए हमको तुरंत पहले से तैयारी करके रखनी चाहिए। सबसे बड़ी आवश्यकता थी ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन जितनी उपलब्ध है वो तो पहले वाली सारी उपलब्ध है। 2 हमने अलग से हॉस्पिटल से बनाए हैं, जो जहां ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में मिलती है, जिसकी बाद में लिक्विफाइड करके ट्रांसपोर्ट किया जाता है, लेकिन गैसियस फॉर्म में जहां ऑक्सीजन उपलब्ध है वहां हमने 500 बेड के 2 हॉस्पिटल बना के रखे हुए हैं। 1000 बेड ये हैं। फिर अपने जितने भी डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल हैं, 13 जगह पर हमने ऑक्सीजन की जो प्रोडक्शन के क्या उसको बोलते हैं पीएसए, वो स्थापित कर दिए हैं। 130 जगह पर अभी उनका निर्माण चल रहा है। सीएचसी लेवल तक, यानी हर जिले में कम से कम 6-7 जगह पर जो सीएचसी होती हैं, उस लेवल तक वो ऑक्सीजन की पीएसए लग रहे हैं, वो तब तक कंप्लीट हो जाएंगे। इसके अलावा हजारों की संख्या में हमने कंसंट्रेटर्स, ये बैंक्स बना लिए हैं कि जहां कहीं कोई कमी पड़ेगी तो कंसंट्रेटर जो है ऑक्सीजन के, इनको भी जगह जगह पर इसका उपयोग करेंगे। इसलिए इस बार जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत कर रहे हैं। डॉक्टर्स की ट्रेनिंग सबकी करा दी गई है। अभी जितने डॉक्टर्स हैं उसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं, एमबीबीएस के स्टूडेंट्स, उनको भी सबको तैयार किया हुआ है कि इमरजेंसी ड्यूटी में उनको भी एज डॉक्टर जितनी उनकी, क्योंकि प्रारंभिक चीजें तो वो कर ही सकते हैं, जो एक्सपर्टाइजेशन है वो बाकी डॉक्टर्स की अंडर द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर करेंगे। पैरामेडिक्स का पूरी हमारी ट्रेनिंग हो चुकी है। बल्कि इस बार तो हमने गांव-गांव में 3 से लेके 5 लोगों की टीम बनाई, जिसमें आंगनवाड़ी वर्कर भी थी, जिसमें आशा वर्कर भी थी, जिसमें वहां का जो लोकल डॉक्टर है वो भी था, आरएमपी भी था। ऐसे वॉलंटियर सोशल वर्कर मिला करके 8000 टीमें हमने बनाई थी। गांव-गांव में जाकर के उन्होंने आइसोलेशन सेंटर्स भी बनाए थे और सबको जाके चेकअप किया था। उस चेकअप में जो कोई माइल्ड केस मिलता था वहीं उसका छोटा मोटा इलाज होता था, जो सीवियर होता था उनको हॉस्पिटल तक ले जाते थे। हमने आखिर यहाँ कोरोना को कंट्रोल करने का जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था वो सारे का सारा इंटैक्ट है, उसको कहीं और अगले बार के लिए मजबूत है, तोड़ा नहीं है। अभी हमारा जितना भी वो जो डिजास्टर का जो ऑर्डर निकलता है हर बार, कोरोना सुरक्षित, क्या नाम है, कोरोना सुरक्षित महामारी अलर्ट, उसको भी हमने लगातार लागू किया हुआ है। वो सारी धाराओं को हटाया नहीं है, अभी भी 15 दिन के लिए लागू कर दिया है। हर 15 दिन में हमको असेसमेंट होता रहेगा ताकि दोबारा से उन चीजों को फिर अलार्म ना बजाना पड़े। अलार्म के ऊपर है सारे, ऑन देयर हील्स दे आर, इसलिए किसी प्रकार, हाँ बिल्कुल। और खास करके जैसा ये समय बताया जा रहा है कि अभी सितंबर, अक्टूबर और 1 महीना हम लगाए तो नवंबर, ये 2-3 महीने बहुत ही ध्यान रखने लायक है। अभी हमारे जो एक्टिव केसेस हैं 660-670 के बीच में पिछले 8 दिन से वहीं झूम रहे हैं। हम चाहते जरूर हैं वो नीचे आए, लेकिन पिछली बार भी ऐसे ही 900 की एक्टिव केसेस की जो संख्या रह गई थी, इसके बाद एकदम बढ़ गया था, बहुत भयंकर बढ़ा था। आज भी देश में केरला, महाराष्ट्र, ये दोनों अलार्मिंग पोजीशन पर अभी भी हैं। बाकी प्रदेश में
यानी मैं समझता हूँ नियंत्रण में है। 15-16 प्रदेश ऐसे हैं जो 1000 से कम संख्या पर आ गए हैं। 5 से वैक्सीनेशन 1000 की क्या हालत है? कहते हैं लोग कि स्लो वैक्सीनेशन है। वैक्सीनेशन हमारे यहाँ लगभग 1 करोड़ और कोई 50-47 यहाँ तक वैक्सीनेशन हुई है। 35 लाख ऐसे हैं जिनकी डबल डोज हो चुकी है और बाकी सबकी सिंगल डोज हुई है। इसलिए हम प्रयत्न कर रहे हैं कि जिनकी सिंगल डोज हो गई है उन सबको डबल डोज भी लगाएं। अभी नई कंपनियां भी आ रही हैं, जिन कंपनियों का अगर वैक्सीनेशन उपलब्ध होता है तो हम स्पीड को अभी जो हमारा 1.5 लाख 2.5 लाख डेली है इसको हम और आगे बढ़ाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा पूरा है, केवल जो हमको उपलब्धि चाहिए वैक्सीनेशन डोज की। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ये कार्यक्रम में शुद्ध देसी राजनीति यानी पॉलिटिक्स वाला इश्क। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो यकीन मानिए ये तो कुछ ऐसे मसले थे जो हमसे और आपसे हरियाणा के आम लोगों से जुड़े हुए मसले थे और मुख्यमंत्री जी सामने हो और आपको पता है मैं स्वार्थी किस्म का आदमी हूं, प्रलोभन मैं रोक नहीं पाता हूं, तो मुझे लगा कि पहले ये वाले जो मसले हैं जो हमसे और आपसे जुड़े हुए हैं इस पे बातचीत कर लूं, उसके बाद फिर इश्क मोहब्बत की बातें। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए। और अगर कहा है कि पॉलिटिक्स वाला इश्क है तो ये मान के चलिए कि इश्क नमकीन ही होगा। एक छोटा सा ब्रेक। MDH किचन किंग मसाले को किंग क्यों कहते हैं? अगर MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला, मिक्स वेजिटेबल, मटर पनीर और भी बहुत कुछ। ये तो मैजिक है। बहुत बढ़िया। लाइक मैजिक। MDH. A+ future is equal to A+ career. Look for government की prestigious NAC A+ accreditation जो सिर्फ 5% बेस्ट यूनिवर्सिटीज को मिली है, जैसे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। इसीलिए तो द बिगेस्ट मल्टीनेशनल्स कॉर्पोरेट से ही आते हैं प्लेसमेंट्स के लिए। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसकी आयुर्वेदिक देखभाल आपको दे पिंपल्स, रिंकल्स, ब्लैक हेड्स, डल स्किन और डेड स्किन जैसी हर प्रॉब्लम से रिलीफ। भाटिया जी गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग। कैसी लगी? स्वाद नहीं आया। स्वाद नहीं आया। वाह, अब आया स्वाद। बिल्कुल अब आया असली स्वाद। MDH चंकी चाट मसाला लाइफ में असली स्वाद जगाए। असली मसाले सच MDH। At GLA University, we make the way. We inspire. We are a family bound by a common bond. We lead. We innovate. The record breakers. The chair makers. The dreamers. GLA University. Whether the goal is to get a job or to create a job. रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसकी आयुर्वेदिक देखभाल आपको दे पिंपल्स, रिंकल्स, ब्लैक हेड्स, डल स्किन और डेड स्किन जैसी हर प्रॉब्लम से रिलीफ। आज रेस्टोरेंट से शाही पनीर ऑर्डर कर। बहुत बढ़िया। मैं बनाती हूँ ना। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। कौन से रेस्टोरेंट से मंगवाया? MDH का शाही पनीर मसाला, मजा आ गया। आपकी धान की फसल को भूरे फुदके से बचाने के लिए मेघमणि पेश करती है एक नया और असरकारक कीटनाशक मेगा किल। इससे BPH का रस चूसना तथा उसका चलना फिरना बंद हो जाता है और उसकी अंडे देने की क्षमता भी बहुत कम हो जाती है। याद रखें, धान की फसल में BPH के नियंत्रण के लिए असरकारक कीटनाशक मेगा किल। खबरें जो है सत्ता की दहलीज के बाद, हर जानकारी लाएंगे इस बार। गांव देहात की हो बात या फिर कस्बों शहरों का सरोकार, गरीब किसानों के हक के साथ व्यापारी और उद्यमियों की बात, शिक्षा और खेल में क्या कुछ खास, स्कूल कॉलेजों को लेकर साथ, आम जनता से जुड़े फैसले हों या कर्मचारियों का पक्का हिसाब, महामारी से जंग आर पार, मंत्री विधायकों से
सीधी बात। मिलेगी नौकरी, मिलेगा रोजगार, आपकी उम्मीदों का हर समाचार। जनता सरकार, देखिए रात 9:30 बजे सिर्फ जनता टीवी पर। बारी बरसी खटन की आसी खट के ले आंदी चाबी भंगड़ा तां सजदा जद नचे मुंडे दी भाभी। बारी बरसी खटन गया सी खट के ले आंदे चने भंगड़ा तां सजदा जद नचदे सारे चने। चने का असली स्वाद MDH चना मसाला। असली मसाले सच सच MDH। हरियाणा के बैल घोड़े से तेज दौड़ते हैं। ओलंपिक्स तक जाए हैं ये बैल। अखाड़े में जम जाए तो ना रहे किसी की खैर। रुक जाए तो यो हरियाणा नास है, पर अब ये रुकेंगे तो ही जीतेंगे। कैसे? देखिए, ये पैर आपको बिना वजह दोस्तों से मिलने से, पड़ोसियों से गपशप करने से, शादियों और सोशल फंक्शंस में जाने से रोकेंगे। यही पैर कोरोना की चेन को भी तोड़ेंगे। तो हरियाणा, डाल दो अपने पैरों में समझदारी की बेड़ियां और बन जाओ देश की सावधानी की राजधानी। अधिक जानकारी के लिए 8558893911 और 1075 पर संपर्क करें। At GLA University, we make the way. We inspire. We are a family bound by a common bond. We lead. We innovate. The record breakers. The chair makers. The dreamers. GLA University. Whether the goal is to get a job or to create a job. ऐसे बनेगी बेहतरीन बिरयानी 3 आसान स्टेप में। भुने प्याज टमाटर में उबली हुई सब्जियां डालें, MDH का खास बिरयानी मसाला डालें, फिर उबले हुए चावलों की एक परत लगाकर 60 मिनट तक दम दें। हो गई तैयार बेहतरीन बिरयानी। A+ future is equal to A+ career. Look for गवर्नमेंट की prestigious NAC A+ accreditation, जो सिर्फ 5% बेस्ट यूनिवर्सिटीज को मिली है, जैसे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। इसीलिए तो द बिगेस्ट मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट्स यहीं आते हैं प्लेसमेंट्स के लिए। आपके 2 हाथ जादूगर नहीं है, फिर भी जादू दिखा सकते हैं। कभी आशीर्वाद बन जाते हैं तो कभी माफी, कभी प्यार बन जाते हैं तो कभी तकरार, कभी हौसला बन जाते हैं तो कभी ताकत, और समझदार बन जाएं तो पर्सनल बॉडीगार्ड भी बन जाते हैं। कैसे? देखिए, 2 हाथों की मदद से आप साबुन के झागों से वायरस की धुलाई भी कर सकते हैं। नाक मुंह ढकने के लिए मास्क पहन सकते हैं। खिसक जाए तो ऊपर भी चढ़ा सकते हैं। इन्हीं हाथों से तो 2 गज की दूरी नापकर आप सुरक्षित भी रह सकते हैं। तो हरियाणा, दिखा दो अपने हाथों का जादू और बन जाओ देश की सावधानी की राजधानी। शुद्धता और विश्वास, तभी तो हम चुनते हैं बेहतरीन मसाले जो शुद्धता, सुगंध और स्वाद में बढ़िया है। प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसकी आयुर्वेदिक देखभाल आपको दे पिंपल्स, रिंकल्स, ब्लैक हेड्स, डल स्किन और डेड स्किन जैसी हर प्रॉब्लम से रिलीफ। मैं तेलूराम जांगड़ा, पूर्व सदस्य, पिछड़ा वर्ग आयोग, हरियाणा सरकार। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि 29/8/2021 वार रविवार को सुबह 10 बजे अपने भविष्य को बचाने के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, जो ओबीसी की होने वाली महापंचायत में आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे और अपने बच्चों के भविष्य के लिए और अपने बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए और ज्यादा से ज्यादा संख्या में जब मैं ओबीसी के चबूतरे पर पहुंच। धन्यवाद। ओबीसी।
मैं तेलूराम जांगड़ा, पूर्व सदस्य पिछड़ा वर्ग आयोग हरियाणा सरकार, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि 29/8/2021 वार रविवार को सुबह 10 बजे अपने भविष्य को बचाने के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए जो ओबीसी की होने वाली महापंचायत में आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे और अपने बच्चों के भविष्य के लिए और अपने बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए और ज्यादा से ज्यादा संख्या में जब मैं ओबीसी के चबूतरे पर पहुंच। धन्यवाद है ओबीसी। आपके मोबाइल पर हरिभूमि का ई पेपर गूगल प्ले स्टोर से ही करें डाउनलोड। आपको मोबाइल पर हर पल की खबर। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शशि रंजन, आप देख रहे हैं जनता टीवी और ये है पॉलिटिक्स वाला नमकीन इश्क। जी हां, और मोहब्बत की जंजीरों में जिनको जकड़ा हुआ है वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, बैचलर हैं, मनोहर लाल नाम है, आपको पता ही है। ये अब तक तो खैर जनहित वाला मसला मैं पूछ रहा था और माफी चाहूंगा सर, सवाल थोड़े से कड़वे हो जाते हैं क्योंकि वो मेरी भूमिका है पब्लिक के प्रति और उनके प्रतिनिधि के तौर पे मैं आपसे बात करता हूं। शशि रंजन जी, आप जो पूछते हैं जी, मुझे बिल्कुल कड़वा नहीं लगता है जी। और जो आप ये इश्क वाली बात करते हैं ये नमकीन नहीं, ये मीठा इश्क है। सदन में किरण चौधरी कह रही थी कि आपके 7 साल हो गए और उनके इलाके में और दक्षिण हरियाणा को लेकर और अपने खास करके 2 जिले और हल्कों को लेकर के बहुत चिंतित थी और कह रही थी कि पीने के पानी को भी लेकर के बहुत जबरदस्त किल्लत है। आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास, फिर ये सौतेला व्यवहार क्यों? शशि रंजन जी, हमने कभी भी सौतेला व्यवहार कभी नहीं किया और बल्कि जहां तक पानी का विषय है, अब चूंकि पानी की दक्षिण हरियाणा में आवश्यकता ज्यादा है तो जहां आवश्यकता ज्यादा होती है वहां के लिए काम भी ज्यादा करना ये हमारा धर्म है। इसलिए हमने दक्षिण हरियाणा के पानी की जितना चिंता की है उतना शायद वो स्वयं जब मंत्री थी उस समय भी उन्होंने नहीं किया होगा। हमने पहली बार 300 टेल्स ऐसी हैं जहां उनके पिताजी चौधरी बंसीलाल जी ने वो नालियां बनवाई थी। टेल्स में उस समय तो कोई थोड़े बहुत दिन पानी पहुंचा, लेकिन कभी पानी नहीं पहुंचा कांग्रेस राज में। हमने उन 300 टेल के ऊपर 294 टेल पर हमने पानी पहुंचाया पिछले साल और वो लगातार पानी वहां पहुंच रहा है। और उन पानी उनमें उनका क्षेत्र तोशाम भी आता है, लोहारू भी आता है, उसमें महेंद्रगढ़ के जितने एरिया हैं वो भी आते हैं। हमने तो उनका जो लिफ्ट सिस्टम है, क्योंकि ऊंचाई का एरिया है, उस लिफ्ट सिस्टम पर 143 करोड़ रुपया लगाकर उसका रेनोवेशन किया है। और आज भी वहां नहरी पानी, खास करके वर्षा के दिनों जब हमारे पास पर्याप्त होता पानी, उस पानी को सबसे पहले दक्षिण हरियाणा में पहुंचाया जाता है। इतना काम किया, फिर किरण चौधरी क्यों शिकायत कर रही थी? कह रही थी आलोचना। अभी कल उन्होंने मुझे एक लिस्ट दी 28 या 30 तालाबों की। उन 28-30 तालाबों की मैंने घोषणा की 24 घंटे के अंदर जो आप बोल रहे हैं मैं उसकी इंक्वायरी कराऊंगा। और मैंने डिपार्टमेंट के आदमी उसी समय टेलीफोन के द्वारा उनको इलाके के लोगों को बताया कि इन सारे तालाब की स्थिति बताओ। केवल 8 तालाब तो ऐसे हैं जिसके बारे में उन्होंने जो कहा वो सत्य पाया गया। थोड़ा पानी है, ज्यादा पानी जो बताया। बाकी जो 20 तालाब जो उन्होंने बोला, सरासर आलोचना झूठ थी, वो सरल झूठ थी। जहां उनका पानी सूखे हुए हैं वहां भी 3 फुट 4 फुट पानी था। हाँ, कोई तालाब ऐसा नहीं है। हाँ, उस जो 8 उन्होंने ठीक कहे उसमें से जरूर 4-5 तालाब ऐसे थे जिनका पानी अभी नहीं पहुंचा। वो पानी पहुंचे क्योंकि बरसात के दिनों में पानी हमारे पास कमी होती नहीं है। हम तालाब भरते हैं और वाटर वर्क्स भी भरते हैं। वाटर वर्क्स भी इसी पानी से भरने के बाद वहां प्रोसेस जब होती है तो उस प्रोसेस्ड वाटर के माध्यम से पीने का पानी मिलता है। और मैं एक आपको ऐसी बात बताता हूँ, 4 दिन पहले मुझे एक पत्र मिला। राजस्थान का एक बॉर्डर का गांव है शिमला, नांगल चौधरी से बिल्कुल पास लगता गांव है। उन्होंने कहा कि देखिए, कोई जमाना ऐसा होता था कि हमारे यहाँ पानी ज्यादा होता था, आपके यहाँ हरियाणा में कम होता था। आज स्थिति ऐसी है कि आपके इलाके के सारे तालाब भरे हुए हैं। एक तालाब हमारा 1.5 किलोमीटर दूर है। थोड़ा पानी आप हमें दे दीजिए, हमारा तालाब भर जाएगा, ताकि हमारा कुछ ना कुछ पानी का लेवल ऊंचा आ जाएगा। तो राजस्थान के लोग हमसे पानी मांगते हैं, तो मैं कैसे कहूं कि वहां पानी नहीं है? हाँ, रेतीला इलाका है, सबसे पानी की आवश्यकता वो उसी इलाके में है,
लेकिन वहां जितना पानी हमने पहुंचाया है उस पानी से वहां का लेवल ऊपर उठा है और आज वहां ट्यूबवेल के कनेक्शन दे रहे हैं। शर्त एक ही लगाई है कि जो भी कोई ट्यूबवेल कनेक्शन लेना चाहता है माइक्रो इरिगेशन पर आ जाए, हम पीने का भी पानी, सिंचाई का भी पानी, पूरा पानी देंगे, पानी की कमी नहीं छोड़ेंगे। हमने जल प्रबंधन की व्यवस्थाएं पिछले 3 साल से जो कर रखी हैं उसका एक परिणाम आने लगा है। और शशि रंजन जी, आपकी जानकारी के लिए अभी 4 दिन पहले हमें जल प्रबंधन का पूरे देश भर में फर्स्ट प्राइज मिला है। जिस प्रकार से हमने जल जीवन मिशन के माध्यम से और पानी गांव-गांव में पहुंचाने की बात की है, फर्स्ट प्राइज ऐसे नहीं मिलता है। हमने कुछ जाके छीना नहीं है, उनके सर्वे के आधार में आया कि हरियाणा का जल प्रबंधन है ये सब स्टेट्स की जितने भी हैं सबसे बढ़िया है। इसलिए उनकी आलोचना को उनको केवल अपना एरिया ध्यान में आता है। अपने लोगों को एक बात पहुंचाना चाहते हैं कि मैंने कि आपकी बात जो विधानसभा में उठाई थी, एक वोट बैंक क्रिएट करने के लिए वो सब करते हैं। उनको तो अगर कोई उनका एक कॉलिंग अटेंशन या एक प्रश्न रिजेक्ट भी हो जाए, स्पीकर को करना पड़ता है, तो अंत में वो यही एक रट लगाती हैं। आपने जो रिजेक्ट किया है उसको पढ़ के तो बता दीजिए क्या रिजेक्ट किया है, ताकि ये पता चले कि भाई मैंने बोला था। जी, ये पानी और साउथ हरियाणा की जब बात हो रही है तो बहुत संक्षेप में, क्योंकि आगे बढ़ना है, ये जब जब चुनाव आता है SYL का मुद्दा आ जाता है और SYL में पॉलिटिक्स वाला पानी तो खूब बहता रहता है। क्या ये संभव है कि आपके रहते हुए आपकी सरकार में निकट भविष्य में SYL में कभी हरियाणा के लोग पानी देख पाएंगे? देखिए, ये विषय या इतना पेचीदा हो गया 2004 के बाद, इसको किसी पिछली सरकार ने इसके ऊपर इतना काम नहीं किया। हमने आते ही सुप्रीम कोर्ट में अर्ली हियरिंग का प्रयत्न करके सुप्रीम कोर्ट में ये विषय लगवाया। 12 साल के बाद 2016 में हमने निर्णय करवाया कि हाँ SYL बननी चाहिए और SYL में हरियाणा का अधिकार है और ये हरियाणा का अधिकार है तो हरियाणा का पानी हरियाणा को मिले ना मिले, लेकिन SYL जरूर बने। अब उसमें एक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद एग्जीक्यूशन ऑर्डर देना होता है। उस एग्जीक्यूशन ऑर्डर के लिए लगातार फिर हम 4 साल से लगे हुए हैं कि सुप्रीम कोर्ट कौन देगा, मोदी जी देंगे या सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट को देना है। सुप्रीम कोर्ट को वो ऑर्डर देना है। सुप्रीम कोर्ट लगातार इस प्रयत्न में है कि ये समझौता करके आपस में एक राय बना करके हरियाणा सरकार, पंजाब सरकार, केंद्र सरकार किसी एक फार्मूले पर आ जाए, क्योंकि एक विवाद का ऐसा विषय बना हुआ कि जबरदस्ती कोई किसी स्टेट के साथ करेंगे तो सेंटर को करना पड़ेगा। अब वो सेंटर को भी डायरेक्शन नहीं दे रहा है, पंजाब को भी डायरेक्शन नहीं दे रहा है, हमको तो डायरेक्शन देने का मतलब तो ये डायरेक्शन मतलब सुप्रीम कोर्ट से आ रहा है। क्योंकि मैं बड़ा अचंभित था कि केंद्र में मोदी सरकार है, मोदी जी हैं, राम मंदिर बन सकता है, 370 हट सकता है, तो SYL में पानी क्यों नहीं आ सकता है? मतलब इतने बड़े बड़े फैसले हो सकते हैं तो हरियाणा के लिए ये फैसला भी तो हो ही सकता है। लेकिन ये आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट करना है। हम हर बार कहते हैं, अभी पिछली बार एक विषय आया कि एक प्रयत्न आप लोग दोनों सरकारों के लोग और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री आपस में मिलकर कर लें। अगर वो एक बार प्रयत्न करने के बाद नहीं होता है तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे एक इंडिकेशन दी है कि वो निर्णय देंगे। अब वो एक प्रयत्न में, क्योंकि कोरोना चल रहा था, बीच में एक बार निमंत्रण दिया भी गया केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत जी की ओर से, लेकिन उन्होंने कोरोना कह करके कहा कि अभी कोरोना चल रहा, कुछ दिन बाद करेंगे। अब संयोग से कोरोना भी नीचे आ गया है। अब हमने कहा भी है तो हमारे केंद्रीय पंजाब का चुनाव भी आ गया है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री उनको कहेंगे कि एक बार बैठ करके वो फैसला करें, और नहीं अगर मानेंगे तो सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से भी, हमारी ओर से भी कहा जाएगा कि वो इसका एग्जीक्यूशन का ऑर्डर दें, और ऑर्डर देने के बाद किस एजेंसी के माध्यम से बनाना है वो एजेंसी भी सुप्रीम कोर्ट तय करेगी। ये तो कई सारे मसले हुए। गंभीर मसला है किसान आंदोलन भी, और अभी सदन में ही आया कि पीडीएस के तहत जो गरीबों को सरसों का तेल देते हैं आप, वो पता नहीं आप लोगों ने कहां गायब कर दिया। ना तेल दिया, ना पैसा दिया, फिर कैसे कहेंगे कि तेल देखो और तेल की धार देखो? ऐसा नहीं है। हमने पहली बात तो कि तेल हमने अपने आप देना शुरू किया था जी। इससे पहले तो मात्र 1 किलो दाल जाती थी। हमने उस 1 किलो दाल के बदले 2 लीटर 2 किलो सरसों का तेल देना प्रारंभ किया। वो अपने आप में एक बड़ी राहत हमने दी थी। लेकिन जब हमारे पास चूंकि तेल था, तेल के लिए हम सरसों प्रोक्योर करते थे, उस प्रोक्योरमेंट के माध्यम से हैफेड से तेल निकलवाया जाता था। आखिर सरकार के पास कोई चीज आती है और खास करके किसान को लाभ देने के लिए हम एमएसपी पर खरीदते थे। एमएसपी बाजार में होती नहीं थी, सरकार उसको स्वरा खरीदती थी। इस बार सौभाग्य से किसानों के हित की एक बात खड़ी हुई कि सरसों का रेट काफी बढ़ा। अब हम चूंकि अपने डिपार्टमेंट को एक मिनिमम जो
एक स्पोर्ट प्राइस है, उस स्पोर्ट प्राइस का जो एक सहारा देने के लिए हम खरीदते थे। हमको बाजार से वो लेने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी, हमने ली भी नहीं। अल्टीमेटली सरसों तो उसी तेल तो ही सरसों में से आता था। तो अब जब तेल नहीं था तो हमने वो पैसा, आज भी तेल जो है कच्ची घानी का 125 रुपए के लगभग लीटर मिल जाता है। 125 रुपए लीटर का मतलब है 2 लीटर का 250 रुपया। 40 रुपया कंज्यूमर को पहले भी देना पड़ता था, 250 रुपया हम दे रहे हैं, 290 रुपए अर्थात 145 रुपए कहीं से भी बाजार से तेल आज लिया जा सकता है। क्योंकि हमने खुद नहीं अपना तेल बनवाया है फिर से, इसलिए देने में हमारी असमर्थता है, लेकिन पैसा जो हम दे रहे हैं वो कम नहीं है, उससे पैसा यानी तेल मिल जाता है। हाँ, इस पैसे को पहुंचाने में एक कठिनाई हमारे डिपार्टमेंट को आई कि ऐसे सभी कंज्यूमर्स के बैंक अकाउंट नंबर हमारे पास नहीं थे। जब वो उपलब्ध हुए तो लगभग 5.5 लाख परिवारों को, सही 11,30,000 परिवार है, 5.5 लाख परिवारों को ये पैसे पहुंच चुके हैं। अगले 2-2.5 लाख परिवार पहचान पत्र में से हमने सहायता करके उनको वो दिलवाए हैं, वो भी आज या कल में चले गए होंगे। तो ऐसे लगभग ये 8 लाख परिवारों को जाने के बाद अब केवल 3.5 लाख परिवार ऐसे और बचे हैं जिनसे अकाउंट नंबर आते ही उन सबको भेज दिया जाएगा। किसी एक महीने का नहीं गया तो अगले महीने का उसमें ऐड होके जाएगा। ठीक है। हाँ, ये कमी नहीं रहेगी। जो कृषि के 3 कानून है उनके खिलाफ एक आंदोलन चल रहा है, तो बहुत लंबा हो गया, उसको लेकर के चिंता नहीं होती है आप लोगों की? सरकार में जो बैठे हैं आप लोग, यहाँ बैठे हो, दिल्ली बैठे हो, कहीं बैठे हो, देखिए ये जो कानून है और ये कानून को चलाने वाले लोग हैं, ये एकदम बेमानी है, कोई इसका अर्थ नहीं है। किसान का फायदा, किसान का लाभ जितना हम कर रहे हैं और जितना खेती के साथ हम जुड़े हुए हैं, ये अगर आप कहें तो मेरे यहाँ मैं भी एक ऑर्गेनिक खेती का अपना एक छोटा फार्म बनाया हुआ है और मैं सुबह शाम जाता भी हूँ। आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसे कैसे हम खेती के साथ जुड़े हुए हैं, मैं आपको बताऊंगा। आइए जी। तो मतलब आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं अपने यहाँ? हमने एक व्यवस्था बनाई हुई है जो हमारी आवश्यकता रसोई की, किचन की, आसपास के हमारे जो लोग हैं उनकी आवश्यकता के लिए वहाँ सब्जी भी होती है, छोटी मोटी और फल भी होते हैं। तो वो सब वहाँ सुबह शाम हमारे जो लोग हैं वो करते हैं। कभी कभी मुझे समय मिलता तो मैं भी चला जाता हूँ। ठीक है। तो ये जो आंदोलन चल रहा है, इतने लंबे अरसे से चल रहा है, इसको लेकर के राजनीतिक तौर पर कोई चिंता नहीं होती है कि अगले चुनाव में दिक्कत हो जाए, या जो लोग आंदोलन कर रहे हैं वो एक माहौल बना हुआ है वो आपके खिलाफ चला जाए राजनीतिक तौर पे भी? देखिए, कोई हमको इसकी चिंता नहीं है, क्योंकि ये आंदोलन सारा राजनीतिक लोगों के ही हाथ में है और ये राजनीतिक लोग इसमें लगे हुए हैं। इस प्रकार को किसानों का कोई जन आंदोलन बन करके और ऐसा कोई विषय आया हो, आम किसान तो अपने खेत में काम कर रहा है, हमारे साथ भी मिलता है। अभी हमने पार्टी की ओर से यानी गांव के किसानों की जो तिरंगा यात्राएं निकाले, हजारों की संख्या में ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, यानी वो लोग लेकर के आए हैं। क्या वो किसान नहीं थे? वो किसान हमारी सब बातों से सहमत हैं। हमने प्रोक्योरमेंट के नाते, केंद्र सरकार तो केवल 2 ही फसलें वो जो है खरीद करते हैं, या तो गेहूं है नहीं तो धान है। हम 11 फसलें हरियाणा के अंदर, ये देखिए। अच्छा, ये हमारे बैंगन की खेती है। अच्छा, ये तो सब्जी के नाते कितना बढ़िया बैंगन है जी। आपके यहाँ भिजवाऊंगा मैं घर में। नहीं, ठीक है सर, मतलब ऑर्गेनिक है तो मैं लेकर के जाऊंगा। बिल्कुल एकदम ऑर्गेनिक, कहीं भी कोई खाद जो है इसमें केमिकल। और ये सब आपने वो पूरा वो पॉली और वो सब यूज किया? सब यूज किया है जी। ये तो एक छोटा एरिया है, बड़ा एरिया है, मैं आपको उधर लेके चलूंगा जी। आइए दूसरे एरिया में चलते हैं। अच्छा, ठीक है। तो ये जो आप कह रहे हैं कि किसान जो हैं खेत में काम कर रहे हैं, तो जो बैठे हुए हैं धरने पे, आप उनको किसान नहीं मानते हैं? देखिए, वो एक बहुत मुट्ठी भर लोग हैं और बहुत ही जिसको कहना चाहिए कि पॉलिटिकल अपनी एक आइडियोलॉजी को लेकर के वो बैठे हुए हैं। कांग्रेस को सपोर्ट करती है। हमारे यहाँ हरियाणा के लोग वहाँ धरनों पर बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ, कुछ टॉल बैरियर्स पर बैठे हैं, लेकिन उनका आम लोगों से, आम गांव के किसानों से उनका कोई लिंक नहीं है। केवल एक जिद को लेकर के वहाँ बैठे हुए हैं और इस जिद के कारण से और वो सारी चीजें बातचीत करके एक प्रयास नहीं होना चाहिए कि चलिए जैसे भी हो, पॉलिटिकल हो, कि इस मसले को सलटाया जाए, रोड बंद हैं, लोग परेशान हैं। हम तो चाहते हैं चीज आगे बढ़े, विषय खत्म हो,
लेकिन एक जो जिद पकड़ के बैठे हैं कि नहीं बातचीत तब करेंगे जब आप ये मानो कि तीनों कानून रद्द होंगे, जब इस जिद के साथ बातचीत में वो शामिल होंगे तो फिर बातचीत का औचित्य कहाँ बचता है। बातचीत में हमने कहा कि तीनों किसानों के जो कानून हैं उनके अंदर कौन सी चीज गलत है या बताइए, उसमें से क्लॉज बाय क्लॉज पर चर्चा करें। अमेंडमेंट करने में सब राजी हैं, केंद्र सरकार के हमारे कृषि मंत्री जी, हमारे वो एमएसपी की एश्योरिटी चाहते हैं। वो कहते हैं कि एमएसपी जब आप हटाएंगे नहीं तो उसको एक लाइन लिख दें कि एमएसपी नहीं हटाया जाएगा, तो उसमें दिक्कत फिर क्या है? नहीं, एमएसपी जब घोषणा होती है तो वो होती इसीलिए है कि हाँ एमएसपी पर, अब चूंकि केंद्र सरकार तो दो ही चीजें प्रोक्योर कर रही है, बाकी तो केंद्र सरकार को नहीं करनी है, ये तो प्रदेश सरकारों को आगे आना पड़ेगा। जैसे हम 11 फसलें ये प्रोक्योर कर रहे हैं, हम गेहूं और धान के अलावा बाजरा लेते हैं, मक्का लेते हैं, कपास लेते हैं, मूंगफली लेते हैं, और इस प्रकार की फसलें जो हैं, सूरजमुखी है वो हम खरीदते हैं। तो 11 फसलें हम खरीदते हैं, बाकी प्रदेशों को आगे आना चाहिए ना। उनकी जो प्रदेश के, यानी ना तो पंजाब को खरीदता है ना राजस्थान खरीदता है, उनकी फसलें हमारे यहाँ की बिकती हैं। राजस्थान का बाजरा ये हमारे यहाँ के बिका, और क्योंकि वो लाभ उनको, यानी वहाँ रेट उनको मिलता नहीं है, 1200-1300 रुपया बिकने वाला बाजरा हमारे यहाँ चोरी चोरी आकर के 2150 रुपए में बेच के गए हैं। ये पपीता हाँ। तो बड़ा अच्छे क्वालिटी का है सर। देखिए बहुत सुंदर है, और इसके ऊपर ये पपीते का फल अब लगा है, धीरे धीरे ये और बड़ा होगा, थोड़ा पकेगा जी। तो अभी ये पका नहीं है, अब इसका सीजन पकने का और 1 महीने के बाद। तो कच्चे में सब्जी भी खा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। और अगर प्लेटलेट कम हो तो इससे बेहतर दवा कुछ नहीं है। ये करेला है। अच्छा, ये करेला है। करेला लगा हुआ है। मेरे सवालों में करेला वाला जूस रहता है, वो तो आपने यहाँ लगाया हुआ है। अच्छा। करेले का जूस, कड़वा जूस जी। लेकिन सेहत के लिए बेहतर रहता है। बहुत बेहतर, डायबिटीज के लिए तो बहुत ही बढ़िया जी। तो ये उम्मीद करें कि ये किसानों वाली समस्या का कोई निकट भविष्य में कोई समाधान निकलता है, या अभी एज इट इज पड़ा रहेगा? नहीं, देखिए हम तो उत्सुक हैं, इसका समाधान निकलना चाहिए, लेकिन निकलने में वैसा वातावरण तो बने। उस वातावरण में यदि थोड़ा बहुत भी अगर 1 कदम आगे बढ़ाते हैं तो सरकार तो 2 कदम आगे बढ़ाएगी, लेकिन बढ़ाने वाला, लेकिन डेडलॉक बना हुआ है। बना है, अभी भी कोई बीच में इस प्रकार का व्यक्ति भी नहीं आया जिसको ये लगता हो कि तो यथा स्थिति अभी एक जिद पकड़ के बैठे हैं, उस जिद से तो बात नहीं बनती है। आखिर कोई ना कोई रास्ता निकालने की इच्छा, मनस्थिति अगर बनती है तो आगे बढ़ने के लिए तैयार है सब लोग। ठीक है सर, हम अगले सवाल पे बढ़ते हैं। ये जैसे आपने अपने यहाँ सब्जियां बहुत सारी लगाई हुई है, करेला भी है, पपीता भी है, बैगन भी है, वो मुझे लग रहा है पम्पकिन, कद्दू भी है। ये आपके मंत्रिमंडल में कुछ सब्जियां बढ़ सकती है, मतलब विस्तार? आप जब दिल्ली जाते हैं तो लगता है कि अब खेत में ट्रैक्टर चलने वाला है, और कुछ मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, सीजनल वेजिटेबल्स कुछ और आ सकते हैं आपके बगीचे में, कुछ और सब्जियां आ सकती हैं। लेकिन ये आप दिल्ली से लौटते हैं, फिर वो हवा हम लोग 2-4 बार ब्रेकिंग चला के कहानी खत्म। जब किसी चीज में कहीं कोई गुंजाइश होती है तो उसको, उसकी तरफ आशा अपेक्षा तो सबकी बनी रहती है। तो अभी हमारे यहाँ गुंजाइश है, 14 मंत्री मुख्यमंत्री को मिलाकर के मंत्रिमंडल में हैं, होते हैं हमारे यहाँ, अभी 12 हैं तो 2 की गुंजाइश है। जब तक ये 2 की गुंजाइश रहेगी तब तक आप लोग भी ये कहानी बनाते रहोगे, जिनको अपेक्षा वो अपेक्षा भी करते रहेंगे। विस्तार होगा, निश्चित होगा, क्योंकि 2 अगर एमएलए मंत्री बनाने हैं तो विस्तार तो होगा ही। मतलब कब तक, अभी कब तक इस टेन्योर में हो जाएगा, या उसके लिए 2024 के बाद इंतजार करना होगा? देखिए, ये 14 तो इसी बार के हैं, अगली बार तो हमारे स्पीकर साहब कह रहे हैं कि शायद हमारी सीटें बढ़ जाए, और सीटें बढ़ गई तो नंबर ऑफ मिनिस्टर्स ये भी बढ़ जाएगा, इसलिए ये 14 तो इसी सत्र के लिए है। अच्छा, तो कब तक उम्मीद करें, क्योंकि ये इंटरव्यू बहुत सारे उडबीज संभावित, देखिए कुछ बातें ऐसी होती हैं जो ना ही बोला जाए, रणनीति का विषय होता है, और रणनीति वही होती है जो बताई ना जाए। इश्क में हर पत्ते खोलना मतलब ठीक भी नहीं है, मतलब इश्क नमकीन ही रहे तो ज्यादा बेहतर है। ठीक बात है। तो मतलब बहुत सारे लोग होंगे। ये जेजेपी के साथ इस बार आप मिल करके गाड़ी चला रहे, डबल इंजन वाली सरकार है। अब मुझे पता है कि आप तो खुल के कहेंगे नहीं, ये मुझे पता है, इश्क में हर कुछ हो जाए, लेकिन वो इश्क कैसा है, नमकीन है? ये लोकतंत्र है। अच्छा। लोकतंत्र में अब हमारी मेजोरिटी यदि नहीं है तो एक मेजोरिटी की सरकार तो लोकतंत्र का एक भाग है, और लोकतंत्र के अंदर अगर हमें 40 हमारे विधायक हैं, 10 हमारे सहयोगी दल के हैं, 6 हमें
अन्य इंडिपेंडेंट और जो अन्य छोटे दल हैं वो भी मुझको सहयोग कर रहे हैं। तो इसलिए 56 लोगों का हमारा जो एक जो ये समूह है ये मिलकर के और एक मेजोरिटी के साथ अपनी सरकार चला रहे हैं और बहुत अच्छी चल रही है। कहीं कोठाई ये आपके जो सहयोगी दल है उनमें 1-2 मंत्री हैं, बाकी सब बाहर ही हैं। अब वो सहयोगी दल के कई बार लोग दबे जुबान में कहते रहते हैं कि मनोहर लाल जी इश्क वाले डोरे उनके बाकी लोगों पर वो घुमाते रहते हैं बीच बाच में। मतलब फोन उधर करना चाहिए तो डायरेक्ट हॉट कॉल, ट्रंक कॉल सब इधर आता रहता है। मतलब हम इस प्रकार की एवरीथिंग इज फेयर इन वॉर एंड लव। नहीं, कभी ऐसी ओछी राजनीति में नहीं करते हैं जी। हाँ, हमारा काम मतलब उनके बाद मतलब मैं ये आपका इंटरव्यू अगर देख रहे होंगे उधर वाले हमारा तो वो सुरक्षित रहे कि उनके घर वाले उधर ही सुरक्षित है। उनका घर वाले वो जाने, उनकी पार्टी का काम है। एक विधायक वहां से मंत्री बनना है, एक विधायक हमारे यहाँ से मंत्री बनना है। तो ये अपना अपना वो तो परेशान है ना कि किसको बनाए किसको ना बनाए। ये तो उनका काम है। वो तो शादी का लड्डू वाला हिसाब किताब है, जो खाया पछताया जो नहीं खाया पछताया टाइप वाला है। लेकिन ये एक बना तो बाकी 9 क्या करेंगे। ये उनके अपनी पार्टी का मामला है, मैं तो इसमें टिप्पणी आप लोग आपसे डिस्कस नहीं करते ये सब? नहीं, होना भी नहीं चाहिए। एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात हुई थी, मतलब 2 साल तो सर गुजर गए। मतलब सरकार का जो बचपन वाला अवस्था है वो तो गुजर गया है, जवानी के दहलीज पर है। अगर 5 साल के हिसाब से देखें वो बनेगा या नहीं बनेगा या ठंडे बस्ते में? देखिए, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बातें ज्यादा वहां चलती हैं जब कोई विवाद हो, जब चीजों को लागू करने में वो कोई ये कहे कि ये लागू करो, दूसरा कहे ये लागू करो, तब जाकर के कोई समझौते के नाते से भी ये कॉमन मिनिमम इतना तो जरूर करेंगे, बाकियों में अंतर ज्यादा है। हमारे यहाँ मैनिफेस्टोज में दोनों में कोई विवाद नहीं है, कोई बहुत अंतर नहीं है। उनकी बातें भी बहुत सी लागू हुई हैं, हमने जो अपने मैनिफेस्टो में किया था वो भी लागू हुई है। और आगे आने वाले समय में उचित जो विषय है जिस जिसके होंगे वो सारे लागू होंगे। जनहित मुख्य रूप से ये हमारा हेतु रहता है कि जनहित के नाते से जो मुद्दे जनहित के हैं और हमारे सरकार के जो साधनों के अनुसार वो लागू करना संभव है तो सब लागू कर देंगे। इसमें मिनिमम का कोई बहुत बड़ा अर्थ नहीं रह गया है। मिनिमम प्रोग्राम तब होता है जब कोई आपस में विवाद बन जाए, हमारा कोई विवाद ही नहीं है। ठीक है। वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब से आपके कैसे रिलेशन है? विधानसभा में हमारे विपक्ष के वो नेता हैं और विपक्ष के नेता के नाते से मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, भूमिका होती है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि 1 मैन आर्मी एक है। मैं उनको अभय चौटाला जी अब तो सदन से बाहर है, इस्तीफा दे दिया। वो आर्मी है ही नहीं जी, अब तो आर्मी नहीं है, बाहर है। वो कहते हैं कि सरकार और विपक्ष दोनों के बीच में साठगांठ है, दोनों मिले हुए हैं। और हुड्डा साहब भी सरकार की ही बात करते रहते हैं, वो अपोजिशन का रोल अदा नहीं करते। इसलिए मैंने कहा कि आपसे पूछूं कि कैसा संबंध है हुड्डा साहब? रचनात्मक सहयोग हर किसी से मिलना चाहिए, उसमें कहीं दुविधा नहीं होनी चाहिए। बहुत विषयों में वो सरकार के साथ खड़े होते भी हैं जो रचनात्मक है। अब जैसे कोरोना का विषय है, एक विषय पर ऑक्सीजन वाले विषय के ऊपर थोड़ा तकरार हुआ, बाद में उन्होंने भी माना कि जो ऑक्सीजन का विषय या कोरोना का विषय कोई सरकार का दोष नहीं है, व्यवस्थाएं और अच्छी हो सकती थी, उसमें अलग अलग मत हो सकते हैं। वो कुछ और कहेंगे, हम कुछ और कहेंगे, हम तो कहेंगे टू आवर बेस्ट हमने व्यवस्थाएं की हैं। वहां विपक्ष के नाते वो कह सकते हैं कि 4 चीजें और होनी चाहिए थी। तो ये अगर मगर होता है, अन्यथा उनका कोई विरोध का ऐसा लेवल नहीं है कि कोई सरकार के दुश्मन बनके खड़े हैं। विपक्ष के नाते उनका अपना रोल अपना करते हैं, हम सरकार सत्ता पक्ष के नाते अपना रोल अपना करते हैं। हुड्डा साहब कई बार कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये तय मान के चलिए कि सरकार जो है मौजूदा सरकार वो 5 साल पूरा नहीं कर पाएगी, 4 साल के बाद कुछ ना कुछ होगा। अब कुछ ना कुछ होगा में बहुत सारे लोग बहुत तरह की अटकलें लगाते रहते हैं। कहते हैं वो कि कई लोग संपर्क में हैं, कभी कहते हैं कि जेजेपी चली जाएगी, कभी कुछ कभी कुछ। हमारी सरकार जब 2014 में जब बनी थी, 66 दिन तो ये लोग चुप रहे थे। 67वें दिन इन्होंने बोलना शुरू कर दिया था कि ये सरकार 2 महीने चलेगी, ये सरकार 6 महीने चलेगी। उस बात को सुनते सुनते 7वां साल है मुझे। अगर 7 साल इस बात में निकल गए तो ये कहते रहे, हमारे 3 साल तो ये भी निकलेंगे। और जहां तक अगली टर्म का विषय है, हम तो इस बात से कॉन्फिडेंट है कि 2024 भी हमारा है। 29 के बाद इनको कुछ सोचना हो तो सोचें। अच्छा, 29 के बाद, पहले कुछ नहीं। चलिए एक आखिरी सवाल। ओम प्रकाश चौटाला जी बाहर हैं और 25 सितंबर को एक बड़ी रैली करने की प्लानिंग उनकी, वो अपने उसमें लगे हैं
और देश के कई नेता, हो सकता है एनडीए के भी कुछ लोग हों उसमें, और जो विरोधी दल, जो एंटी बीजेपी लाइक माइंडेड जो लोग हैं, वो सब उस मंच पर इकट्ठा होंगे। ओम प्रकाश चौटाला मतलब एक फोर्स है, इसको कोई डिनाई कर नहीं सकता है। चाहे इलेक्ट्रॉल जो आपके वोटों की संख्या का हिसाब किताब वो एक अलग मसला है, लेकिन वो एक पॉलिटिकल फोर्स है। 25 सितंबर को वो एक रैली करेंगे। कैसे देखते हैं आप? एक तो ओम प्रकाश चौटाला जी की का एक्टिव हो जाना, 87 इयर्स। ओम प्रकाश चौटाला उनके साथ हमारे बहुत पुराने संबंध हैं। हमने इकट्ठे कई साल तक मिल करके भी तो एक गाड़ी में जाते थे लाल बत्ती वाली। हम लोगों ने उनको सपोर्ट भी किया है, और आज भी एक बात की दाद देता हूं कि इस आयु में 88 वर्ष की उनकी लगभग आयु हो चुकी है, आज भी वो इतने एक्टिव हैं, और उस पूरी अपनी एक्टिवनेस के नाते से वो अपने प्रदेश के, देश के बारे में सोचते हैं, जिसमें से एक उन्होंने अपना कोई कार्यक्रम बनाया, सोचा है। लोकतंत्र है, अब इस लोकतंत्र में कोई अपना कोई कार्यक्रम बनाता है, उसको सिरे चढ़ाता है, तो उसमें हमको क्या एतराज हो सकता है? हमें कोई आपत्ति नहीं है। वो कार्यक्रम करें, छोटा करें, बड़ा करें, उनका अपना लोकतांत्रिक अधिकार है। हम अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, बाकी पार्टियां, कांग्रेस अपना काम कर रही है। तो इसलिए सब दल जो है अपने अपने तरीके से अपना काम करते हैं, लेकिन उनका चूंकि अब हरियाणा में कोई राजनीतिक वजूद तो है नहीं। जो एक उनकी पार्टी का विधायक था वो भी रिजाइन करके और एक अलग ही आसमान पर चढ़ के बैठा कि शायद वो बहुत कुछ कर लाएगा, निकाल लाएगा, कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए उनके सपने हैं, लेने चाहिए, दिन में ले, रात में ले, कोई दिक्कत नहीं। जी, एलनाबाद चुनाव कब तक संभावित आपको लगता है? चुनाव आयोग को, चुनाव आयोग से पूछा जाएगा तो अच्छा लगेगा जी, इसलिए मैंने कहा हमारा कोई रोल नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया और इस बातचीत के लिए और समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये शुद्ध देसी राजनीति का एक एपिसोड था, और मैंने कहा कि इश्क जो है उसके कई रंग होते हैं, मुख्यमंत्री जी खुद ही कह रहे थे, लेकिन इश्क में जो नमकीन उसका स्वाद होता है वो सबसे चटपटा होता है। बहरहाल ये इश्क जारी रहेगा, और अब अगले एपिसोड में कोशिश करेंगे एक और मेहमान को लाने का। लेकिन